U132 हिंदी। अध्याय 1311, अध्याय 747 युवा_3। एक तीव्र और शोकपूर्ण चीख के साथ दानव लकड़ी ईगल आकाश से नीचे गिर गया। जैसे ही एक तलवार छूटी, महुआ, जो किसी भी क्षण भागने के लिए पहले से ही तैयार था, ने यह देखा और उसकी अभिव्यक्ति खुशी से चमक उठी। इस विस्फोटक प्रकार के तलवार नियंत्रण की शक्ति उसकी अपेक्षा से भी अधिक मजबूत थी। उनके अनुभव से जब भी उड़ते हुए राक्षस जानवर सीधे हवा से नीचे गिरते थे तो उनकी चोटें गंभीर होती थीं। महुआ ने नजदीक से देखने का निर्णय लिया। यदि राक्षस जानवर गंभीर रूप से घायल हो जाता और उसे खत्म करने का मौका होता तो वह अंतिम प्रहार करता। द्वितीय श्रेणी के मध्य स्तर के राक्षस जानवर, भले ही उसका शरीर अधूरा हो और तलवार क्यूई से क्षतिग्रस्त हो, फिर भी वह अच्छी मात्रा में मेरिटन अर्जित कर सकता है। यदि इस दानव लकड़ी ईगल की राक्षसी शक्ति मजबूत थी और इसकी चोटें बहुत गंभीर नहीं थीं, तब यह सौभाग्य की बात होगी कि वह अपनी जान बचाकर भाग निकले। उस स्थिति में महुआ इसे और अधिक नहीं भड़काएगा। दानव लकड़ी ईगल के गिरने की दिशा का अनुसरण करते हुए महुआ ने क्षेत्र की खोज की, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो वह कुछ हद तक स्तब्ध था। राक्षस लकड़ी ईगल का कोई निशान नहीं था। उसके सामने एक चट्टान का छोटा सा हिस्सा था। ऐसा प्रतीत होता है कि जब दानव लकड़ी का ईगल जमीन पर गिरा तो उसने कुछ बार पंख फड़फड़ाए और, जैसा कि भाग्यवश हुआ, वह पुनः चट्टान से नीचे गिर गया। महुआ ने नीचे झांका। चट्टान ज्यादा ऊंची नहीं थी, हालांकि वह धुंध से ढकी हुई थी, फिर भी नीचे का जंगल धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। ये खतरनाक नहीं लग रहा था। श्रमिकों से बचाव के लिए इस पावरफुल तरीके का उपयोग करके देखें। इंसुलक्स डायबिटिक। कुछ देर सोचने के बाद महुआ ने अपने हाथों और पैरों में आध्यात्मिक शक्ति भर ली और चट्टान से चिपकते हुए धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। लेकिन चट्टान जितनी दिख रही थी उससे कहीं अधिक खड़ी थी और पहाड़ उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक ऊंचा था। लगभग 1 घंटे के बाद महुआ अंततः चट्टान के नीचे पहुंच गया। चट्टान के आधार पर उसे हरा भरा जंगल मिला, लेकिन फिर भी दानव लकड़ी के ईगल का कोई पता नहीं चला। महुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय को जगाया, हवा को महसूस किया और स्वर्गीय गुप्त गणना का उपयोग करके कारण और प्रभाव के धागों का पता लगाया। अंततः उसे मिट्टी में रिश्ते खून के धब्बे और जमीन पर कारणात्मक आभा का एक हल्का सा निशान दिखाई दिया। वह आभा का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ा। 1 कप चाय पीने में लगने वाले समय के बराबर चलने के बाद वह अचानक रुक गया, अपना सिर उठाया और उसकी निगाहें कठोर हो गईं। उसे दानव लकड़ी ईगल मिल गया था, लेकिन उसका शिकार किसी और ने चुरा लिया था। दानव लकड़ी का ईगल पहले से ही मर चुका था, जमीन पर पड़ा था, पूरी तरह से खून से लथपथ और जीवन से रहित था। इसके क्षतिग्रस्त शरीर पर न केवल छोटे, खंडित सुनहरे तलवार के निशान थे, बल्कि एक ताज़ा और स्पष्ट तलवार का घाव भी था, जो प्रतीत होता है कि एक असाधारण तेज और शक्तिशाली तलवार क्यूई द्वारा किया गया था, जिसने अंततः इसे मार डाला था। बेजान दानव लकड़ी ईगल के बगल में एक युवक खड़ा था। युवक ने हल्के नीले रंग का लबादा पहना हुआ था। वह काफी जवान लग रहा था, सुंदर नैन नक्श और गोरी त्वचा वाला। उसकी आंखों में अहंकार झलक रहा था और उसकी निगाहें तलवार की तरह तेज थीं। ये सिर्फ उसकी निगाह नहीं थी, वहां खड़े उसके पूरे अस्तित्व से एक तेज और अडिग आत्मा तलवार की उपस्थिति झलक रही थी। महुआ की नजरें थोड़ी धुंधली पड़ गईं। कुछ देर सोचने के बाद उसने जानबूझकर अपनी आभा को छिपाने का फैसला नहीं किया और सीधे आगे बढ़ते हुए उस युवक से 10 झांक दूर रुक गया। युवक को आते कदमों का आभास हुआ और वह धीरे से मुड़ा। उसकी ठंडी निगाहें महुआ पर पड़ी, जिससे क्षण भर के लिए उसके मन में आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। महुआ ने राक्षस लकड़ी के ईगल की ओर इशारा करते हुए स्पष्ट रूप से कहा, "ये राक्षस जानवर मेरा है।" पीले नीले वस्त्र पहने युवक ने ये सुना और उसका चेहरा और अधिक ठंडा हो गया, जिसमें स्पष्ट शत्रुता झलक रही थी। "आपका।" यद्यपि उनकी आवाज स्पष्ट और युवा थी, फिर भी उसमें तलवार की नोक जैसी तीखी और बर्फीली धार थी। "हाँ," महुआ ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए सिर हिलाया। "मैंने इसे अपनी तलवार से मार डाला। यह ऊपर चट्टान से यहाँ गिर गया था। तलवार से मारा गया।" युवक ने दानव लकड़ी के चील पर तलवार के निशान देखे और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। उसने ठंडे स्वर में उपहास किया, "अब यह मेरा है।" महुआ ठिठक गया। उसकी नजर थोड़ी सिकुड़ गई और उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, "तुम मेरा पकड़ा हुआ मछली चुराना चाहते हो?" पीली नीली पोशाक पहने युवक एक क्षण के लिए लड़खड़ाया, फिर ठंडे स्वर में बोला, "तो क्या हुआ अगर मैं इसे चुरा लूं?" युवक का स्वर अवज्ञा से भरा हुआ था।
मो हुआ ने हल्के से अपनी भौं उठाई। वह बता सकता था कि हल्के नीले रंग के वस्त्र वाला ये युवक, जिसकी साधना मध्य अवस्था आधार स्थापना स्तर पर थी और जो परिष्कृत तलवार क्यू के साथ तलवारबाजी में निपुण था, किसी संप्रदाय या स्कूल से संबंधित था। लेकिन चाहे वही युवक किसी भी संप्रदाय से आता हो, मो हुआ के क्षेत्र में किसी भी साधक ने कभी भी उसकी संपत्ति पर कब्जा करने का साहस नहीं किया था। यदि वे उससे चोरी करने में सफल भी हो जाते तो उन्हें अपनी हड्डियों और खून के साथ साथ उसे भी वापस करना पड़ता। इसके अलावा इस युवक का अहंकारी व्यवहार और उसके प्रति स्पष्ट शत्रुता ये संकेत दे रही थी कि यह आसानी से समाप्त नहीं होगा। मो हुआ की निगाहें गहरी हो गईं और उसने धीरे से कहा, घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। अगर तुम मेरी पकड़ी हुई मछली चुराने की हिम्मत करते हो तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। जंगल शांत हो गया और वातावरण अचानक दमनकारी हो गया। हल्के नीले वस्त्र पहने युवक की अभिव्यक्ति कठोर थी, यद्यपि अंदर ही अंदर उसका दिल थोड़ा डूब गया था। ये छोटा सा किसान बहुत अजीब था। कमजोर रक्त ख्यूई और पतली आध्यात्मिक शक्ति होने के बावजूद उनकी आभा में एक हल्का लेकिन निर्विवाद दबाव था। उसी क्षण युवक को एहसास हुआ कि यह छोटा किसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह दबाव अवर्णनीय था, फिर भी स्पष्ट था। तलवार हृदय स्पष्टता वृत्ति ने उससे बताया कि उसके सामने खड़ा युवक निस्संदेह एक दुर्जय, महान शत्रु था। लेकिन इस एहसास ने युवाओं के अहंकार को और बढ़ा दिया। तलवार साधकों को उनके तलवार हृदय द्वारा निर्देशित, निडर और अथक होना चाहिए, बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ना चाहिए। हल्के नीले वस्त्र पहने युवक को घबराहट और उत्साह दोनों महसूस हो रहा था। केवल शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित करके ही उसकी तलवार दांव अधिक शक्तिशाली हो सकती थी। यद्यपि वह अभी तक ठीक से समझ नहीं पाया था कि इस छोटे से साधक को क्या चीज इतना शक्तिशाली बनाती है, परंतु अंतर्ज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता तथा उसके तलवार हृदय का पूर्वाभास कभी झूठा नहीं हो सकता। हल्के नीले वस्त्र पहने युवक ने धीरे से अपनी बगल से तलवार खींच ली। उनकी तलवार एक प्राचीन हथियार थी, सरल किंतु अलौकिक तथा रहस्यमय आभा लिए हुए। ब्लेड धीरे से चमक रहा था, जिससे साफ चांदनी की तरह हल्की नीली चमक निकल रही थी, जबकि एक सुंदर लेकिन घातक खतरा छिपा हुआ था। उसकी अभिव्यक्ति केंद्रित हो गई, उसकी निगाहें बर्फीली हो गईं, क्योंकि तलवार क्यूई उसके चारों ओर अदम्य प्रभुत्व की मुद्रा में घूम रही थी। मो हुआ ने हल्के से अपनी भौं उठाई। क्या तेज तलवार क्यूई! अपने साथियों के बीच इससे पहले उसने इतने शक्तिशाली तलवार साधक का सामना नहीं किया था। यहां तक कि सीटू जियान के पास भी तलवार दाव की इस स्तर की शक्ति नहीं थी। शांत जंगल में तलवार की रोशनी चमक उठी और शत्रुता बढ़ गई। एक भी अनावश्यक शब्द बोले बिना हल्के नीले वस्त्रधारी युवक ने अपनी लंबी तलवार आगे की ओर तान दी तथा हल्के नीले रंग की तलवार क्यूई छोड़ी, जो अर्धचंद्र की तरह हवा में घूम रही थी। हुआ बहते पानी की तरह शांति से आगे बढ़ रहा था। तलवार क्यूई ने मोहुआ को चीरते हुए पेड़ के तने को काट दिया और जमीन में धंस गई, जिससे तलवार का स्पष्ट निशान रह गया। यह तलवार का निशान लगभग दानव लकड़ी ईगल के शरीर पर मौजूद निशान के समान था। मोहुआ ने उल्टी दिशा में फायरबॉल तकनीक से जवाब दिया। फायरबॉल तकनीक हरे रंग के युवक की तलवार की रोशनी जितनी शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन ये तीव्र और सटीक थी। हरे रंग का युवक तलवार की रोशनी की एक लकीर में बदल गया, दूरी बनाने के लिए कई बार चकमा देता रहा। फिर भी फायरबॉल तकनीक ने मानो उसे जकड़ लिया। एक हल्के से मोड़ के साथ उसने अपना रास्ता बदला और उसकी ओर उड़ता रहा। युवक का चेहरा थोड़ा धुंधला गया। उसकी तलवार के एक झटके से तलवार की एक चमक ने आग के गोले को दो टुकड़ों में बांट दिया और उसे वहीं पर निष्क्रिय कर दिया। हालांकि फायरबॉल तकनीक की शक्ति तलवार क्यूई की तुलना में स्पष्ट रूप से फीकी थी। पलक झपकते ही दूसरा आग का गोला उसकी ओर तेजी से बढ़ा। हरे कपड़े पहने युवक की पुतलियां कस गईं। यह मंत्र बहुत तेज था। उसने पीछे की ओर वार किया तथा आग के गोले को निष्क्रिय करने के लिए तलवार की रोशनी का एक और चाप छोड़ा। कम से कम बिजली तो ज्यादा नहीं है, युवक ने मन ही मन बुदबुदाया। और इस तरह दोनों ने एक दूसरे से मुकाबला किया। तुम आग के गोले छोड़ो, मैं तलवार की रोशनी से उन्हें रोक दूं। दोनों एक साथ गति तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जंगल में तेजी से दौड़ते हुए एक के बाद एक वार करते हुए दोनों जांच कर रहे थे। मोहुआ ये परखना चाहता था कि हरे वस्त्र पहने इस युवक की तलवारबाजी वास्तव में कितनी जबरदस्त है। इस बीच युवक ये जानने की कोशिश कर रहा था कि मोहुआ के पास और क्या क्या चालें छिपी हैं।
एक संक्षिप्त मुकाबले के बाद मोहुआ को लगा कि अब उसे स्थिति की उचित समझ हो गई है। उसकी तलवार क्यों ही मजबूत थी, लेकिन वह नींव स्थापना मध्य चरण के शिखर स्तर पर ही थी। उसके पास भले ही कोई घातक हथियार हो, लेकिन वह मोहुआ के सामने उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि युवक की गतिशीलता तकनीक भी तलवार से भागने की तकनीक से उत्पन्न हुई थी। तेज जरूर था, लेकिन मोहुआ जितना तेज नहीं। और तो और उसकी तलवार की रोशनी की तरह ये सीधा सादा था, बहुमुखी प्रतिभा का अभाव था। मोहुआ ने विचार करना शुरू कर दिया कि इस हरे वस्त्रधारी युवक को वश में करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाए। क्या उसे लघु उल्का निषिद्ध तकनीक के साथ निकट युद्ध में शामिल होना चाहिए, या दूरी बनाए रखनी चाहिए और दिव्य ज्ञान तलवार नियंत्रण का उपयोग करना चाहिए, या शायद गुप्त रूप से एक संरचना तैयार करें, एक घात स्थापित करें और फिर बाद में उस पर मंत्रों की बौछार करें। मोहुआ कुछ निर्णीत था। दुविधा ये थी कि कुछ विधियां इतनी शक्तिशाली थीं कि उन्हें सहजता से प्रयोग नहीं किया जा सकता था। यद्यपि इस युवक ने उसका जादुई जानवर चुरा लिया था और उसका स्वभाव खराब था, मोहुआ उसे इस बात पर नहीं मार सकता था, अन्यथा इससे बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। बिना मारे जीतना काफी चुनौतीपूर्ण था। दूसरी ओर हरे कपड़े पहने युवक चिढ़ रहा था। बार बार ये फायरबॉल तकनीक थी। उन्होंने दर्जनों राउंड गोलियां चलाईं, फिर भी इस अजीब से छोटे लड़के ने केवल फायरबॉल तकनीक का ही इस्तेमाल किया। क्या ये हो सकता है कि वह मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहा है? युवक का गुस्सा थोड़ा भड़क उठा और उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम सिर्फ फायरबॉल तकनीक जानते हो? तुम्हारी सेवक गोल्ड सैक्ट तलवारबाजी के बारे में क्या? तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मोहुआ ने 2 और आग के गोले फेंके और पूरी तरह से हैरान होकर जवाब दिया, मैं सेवक गोल्ड संप्रदाय से नहीं हूं, मैं उनकी तलवारबाजी का उपयोग क्यों करूंगा? युवक स्तब्ध होकर रुक गया। उसने आग के गोले को तितर बितर करने के लिए तलवार क्यूई के 2 चापों से जवाबी हमला किया, फिर भौहें चढ़ाकर पूछा, आप सेवक गोल्ड संप्रदाय से नहीं हैं? मोहुआ ने जवाब दिया, मेरे बारे में क्या ख्याल है? ऐसा लगता है कि मैं सेवक गोल्ड सेक्ट से हूं। युवक ने दानव लकड़ी के बाज की ओर इशारा किया। तुमने कहा था कि तुमने इस बाज को मार डाला। ये तलवार के निशान, क्या ये टूटी हुई सोने की तलवार क्यूई के नहीं है? मोहुआ अचानक गलतफहमी समझकर ठिठक गया। उन्होंने दिव्य इंद्रिय तलवार नियंत्रण का उपयोग करके सेवक गोल्ड सैक्ट से तलवार सरनी का उपयोग किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इससे जो उत्पन्न हुआ वह ब्रोकन गोल्ड स्वॉर्ड क्यूई था। बेशक ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह टूटे हुए सोने की तलवार क्यूई को स्वीकार कर सके। मोहुआ ने कहा, यह तलवार क्यूई मेरी पारिवारिक विरासत है। ये सेवक गोल्ड सैक्ट की तलवार क्यूई कैसे बन सकती है? युवक ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन ये तलवार क्यूई स्वर्ण तत्व की है। सोना 5 तत्वों में से एक है। इस दुनिया में अनगिनत तलवार साधक हैं जो सोने की श्रृंखला वाली तलवार क्यूई को परिष्कृत करते हैं। इसका सेवक गोल्ड सैक्ट से क्या संबंध है? मोहुआ ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। युवक कुछ क्षण के लिए बोल नहीं पाया और अवाक रह गया। उन्होंने जो कहा वह पूरी तरह से निराधार नहीं था। सेवक गोल्ड सैक्ट अपनी स्वर्ण श्रृंखला तलवार क्यूई के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन सभी स्वर्ण तलवार क्यूई विरासत सेवक गोल्ड सैक्ट से उत्पन्न नहीं हुई थी। यह उसका अपना पूर्वाग्रह था। इन सुनहरे तलवार के निशानों को देखकर उसने जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाला था कि यह चील दानव उन सेवक गोल्ड सैक्ट बदमाशों की तलवार क्यूई द्वारा घायल हो गया था। चुपचाप युवक ने अपनी तलवार म्यान में रख ली। मोहुआ थोड़ा हैरान हुआ, तुम्हारी लड़ाई खत्म हो गई? युवक ने सम्मान में हाथ जोड़े और कहा, मैं बहुत ज्यादा गुस्ताख हो गया था। माफी चाहता हूं। हालांकि उन्होंने माफी मांगी, लेकिन उनका चेहरा कठोर था और स्पष्ट रूप से असहज था। उसे इतनी सीधे तौर पर गलती स्वीकार करते देख मोहुआ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने दानव लकड़ी के बाज की ओर इशारा करते हुए कहा, तो इस जादुई जानवर के बारे में? युवक ने कुछ क्षण के लिए हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर निर्णायक ढंग से उत्तर दिया, ये तुम्हारा है। ये सुनकर मोहुआ ने संतोष में सिर हिलाया। जो बच्चे दूसरों के जादुई जानवर नहीं चुराते वे अच्छे बच्चे हैं। यह महज एक छोटी सी गलतफहमी थी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर नाराजगी रखी जा सके। मोहुआ ने अपने हाथ पीछे मोड़ लिए, अपनी आस्तीनें ठीक की और उसकी निगाहें गहरी और प्रभावशाली से शांत और स्पष्ट हो गईं, हत्या के इरादे के सभी निशान हटा दिए। युवक ने मोहुआ को गौर से देखा और महसूस किया कि उसके आसपास का अजीब सा दमनकारी माहौल और साथ ही खतरे का बेचैन कर देने वाला एहसास पल भर में पूरी तरह गायब हो गया था। इस एहसास ने उसे कुछ हद तक झकझोर दिया।
उसने मोहुआ को गहरी, गंभीर नजर से देखा और गंभीरता से पूछा, आप किस संप्रदाय से हैं? मोहुआ ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। इस युवक के शब्द रूखे थे, उसका चेहरा ठंडा था तथा उसमें अहंकार झलक रहा था तथा शिष्टाचार का अभाव था। मोहुआ ने शांति से उत्तर दिया, किसी और की पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ करने से पहले आपको अपनी पृष्ठभूमि की घोषणा करनी चाहिए। युवक अपनी अशिष्टता का एहसास करते हुए ठिठक गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं आशिंग वॉर्ड संप्रदाय का एक बाहरी शिष्य हूँ। लिंग हक्सियाओ। मोहुआ ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। लिंग हक्सियाओ। युवक के ठंडे चेहरे को देखकर उसने मन ही मन सोचा, तो ये लिंग हक्सियाओ बिल्कुल भी नहीं हंसता है। हक्सियाओ, जो कभी मुस्कुराता नहीं, ने औपचारिक रूप से अपना परिचय दिया, फिर अपनी निगाहें तलवार की तरह मोहुआ पर टिका दी। मोहुआ ने भी हाथ जोड़कर जवाब दिया, ताइक्सू गेट मोहुआ। लिंग हक्सियाओ कुछ देर के लिए अचंभित रह गया, लेकिन जल्द ही उसे याद आया कि अशिंग वॉर्ड संप्रदाय और ताइक्सू गेट का एक ही पूर्वज वंश था और दोनों एक ही संबद्ध संप्रदाय माने जाते थे। उसके चेहरे पर नरमी छा गई और उसकी आंखों का द्वेष धीरे धीरे गायब हो गया। मोहुआ की आंखें थोड़ी घूम गईं, पिछली घटनाओं को याद करते हुए, और उसने पूछा, क्या आपको सेवक गोल्ड संप्रदाय से कोई शिकायत है? लिंग हक्सियाओ ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और फिर थोड़ा सिर हिलाकर कहा, कमोबेश। किस तरह की नाराजगी? मोहुआ ने उत्सुकता से पूछा। लिंग हक्सियाओ शायद ही कभी बातचीत में शामिल होता था, लेकिन मोहुआ की दृढ़ निगाहों ने उसे महसूस कराया कि स्पष्टीकरण न देना अनुचित होगा। इसके अलावा पहले दोनों के बीच संघर्ष उसकी अपनी गलत निर्णय के कारण हुआ था। यद्यपि स्वभाव से अलग थलग रहने वाले लिंग हक्सियाओ को मामले को स्पष्ट करने के लिए बाध्य होना पड़ा। लिंग हक्सियाओ ने तब कहा, सेवक गोल्ड संप्रदाय के अनुयायी नीच और बेशर्म हैं। इस पहाड़ पर उन्होंने बार बार मेरा शिकार चुराया है। मैंने कई बार उनका सामना किया है और काफी दुश्मनी जमा कर ली है। आज जब मैंने इस चील को सुनहरी तलवारों के निशानों के साथ चट्टान से गिरते देखा, तो मैंने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि यह कोई राक्षस है जिसका शिकार सेवक गोल्ड सेक्ट कर रहा है। मुझे लगा कि कार्रवाई करके इसे छीन लेना ही उचित और उचित होगा। लिंग हक्सियाओ रुका और मोहुआ की ओर देखा। इसके अलावा आपने अपने संप्रदाय के ताओवादी वस्त्र भी नहीं पहने थे, इसलिए मैं आपकी संबद्धता की पहचान नहीं कर सका। अल्पविराम। ओह! मोहुआ को अचानक समझ आ गया, उसके विचार स्पष्ट हो गए। लिंग हक्सियाओ ने पहले ईगल दानव को देखा था और उसके शरीर पर सुनहरे तलवार के निशान देखे थे। उन्हें संदेह था कि वे गंभीर सोने के संप्रदाय के टूटे हुए सोने की तलवार क्यूई के कारण थे। दरअसल उसका अनुमान पूरी तरह गलत नहीं था। ये निशान सेवक गोल्ड सेक्ट की टूटी हुई सोने की तलवार क्यूई के कारण थे। ये केवल इतना था कि मोहुआ ने स्वर्ण काटने वाली तलवार संरचना का उपयोग करके ऐसी तलवार क्यूई का अनुकरण किया था। ईगल दानव वास्तव में मोहुआ के तलवार नियंत्रण से घायल हो गया था। पर्वत श्रृंखला के इस भाग में प्रवेश करने से पहले मोहुआ ने ताइक्सू गेट के ताओवादी वस्त्र को बदलकर एक साधारण ग्रे पोशाक पहन ली थी, ताकि वह दूसरों के उदाहरण का अनुसरण करते हुए सावधानी से कार्य कर सके। लिंग हक्सियाओ मोहुआ की पहचान नहीं कर सका, इसलिए उसके लिए मोहुआ को सेवक गोल्ड संप्रदाय के शिष्यों में से एक समझना स्वाभाविक था। चूंकि सेवक गोल्ड सेक्ट लगातार लिंग हक्सियाओ के शिकार को चुराता था, इसलिए उसने उसे वापस छीनकर जवाबी कार्रवाई की, जिससे स्पष्ट शत्रुता की व्याख्या हुई। अब जबकि गलतफहमी दूर हो गई थी, लिंग हक्सियाओ ने अपने अभिमान पर अड़ा नहीं रहा, बल्कि खुलेआम अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी। हालांकि द्वितीय श्रेणी के मध्य चरण के दानव लकड़ी के ईगल में काफी मात्रा में मेरिट अंक थे, लिंग हक्सियाओ ने उदारतापूर्वक इसे मोहुआ को भी वापस कर दिया। मोहुआ ने थोड़ा सिर हिलाया। जबकि लिंग हक्सियाओ अलग थलग और बातचीत करने में कठिन प्रतीत होता था, अशिंग शून्य संप्रदाय का ये शिष्य अपने कार्यों में काफी सिद्धांतवादी और सावधानीपूर्वक प्रतीत होता था। मोहुआ ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, चूंकि यह एक गलतफहमी है, इसलिए इसे यहीं छोड़ देते हैं। फिर वह एक पल के लिए हिचकिचाया, आसपास के माहौल का जायजा लेने से पहले लिंग हक्सियाओ की जांच की और कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा, तुम अकेले पहाड़ों में राक्षसों का शिकार कर रहे हो? लिंग हक्सियाओ ने अपनी ठुड्डी ऊपर की ओर उठाए, उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा था। मैं अपने आप में पर्याप्त हूँ। मोहुआ ने हल्के आश्चर्य से लिंग हक्सियाओ को देखा। लिंग हक्सियाओ के व्यवहार को देखते हुए, हालांकि वह थोड़ा घमंडी लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। हालांकि राक्षस जानवरों से भरी पर्वत श्रृंखला में अकेले जाना, यहां तक कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए भी अभी भी असंभव लग रहा था।
मो हुआ ने दानव लकड़ी के बाज के शरीर पर तलवार के निशानों पर नजर डाली, और लिंग हक्सियाओ की तलवारबाजी की याद आ गई, जब वे दोनों आपस में भिड़ गए थे। अपने व्यापक राक्षस शिकार के अनुभव के आधार पर उसने अनुमान लगाना शुरू कर दिया। इस लिंग हक्सियाओ ने संभवतः राक्षस शिकार की एक अवसरवादी शैली का पालन किया। कुछ राक्षस जानवर साधकों द्वारा घायल होकर जंगल में भाग जाते हैं। अन्य लोग जानवरों के बीच क्षेत्रीय विवादों के दौरान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ये घायल राक्षस जानवर कुछ हद तक कमजोर हैं। लिंग हक्सियाओ की परिष्कृत तलवारबाजी और विरासत में मिली आत्मा तलवार के साथ, वह असाधारण रूप से शक्तिशाली तलवार क्यूई को संघनित कर सकता था, जिससे वह घायल राक्षस जानवरों को कम समय में ही नष्ट कर सकता था। इस तरह एक व्यक्ति एक तलवार से एक जानवर को मार सकता था और सभी मेरिट अंक अपने लिए ले सकता था। भले ही कार्यकुशलता थोड़ी कम हो, लेकिन जब तक वह बीच बीच में सफल होता रहे, वह काफी कुछ कमा सकता था। फिर भी, यद्यपि यह सरल लग रहा था, ये प्रक्रिया चुनौतियों से भरी थी। तलवारबाजी में निपुणता प्राप्त करने और घातक प्रहार करने के अलावा, राक्षस क्यूई को समझने, जानवरों का पता लगाने, खतरे से बचने और अस्तित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी, ये सब एक साथ। इसके अलावा ये पद्धति भाग्य पर बहुत अधिक निर्भर थी। आखिरकार घायल राक्षस जानवरों से मुठभेड़ होना कोई आम बात नहीं थी। यदि कोई अप्रत्याशित खतरा उत्पन्न हो जाए, जिससे व्यक्तिगत संकट उत्पन्न हो जाए, तो मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं होगा। इस प्रकार राक्षस जानवरों का शिकार करते समय आपसी सहयोग के लिए संप्रदाय के सदस्यों के साथ एक छोटी टीम बनाना अक्सर सबसे अच्छा होता था। तुम अपने संप्रदाय के सदस्यों के साथ शिकार क्यों नहीं करते? मो हुआ ने उत्सुकता से फिर पूछा। लिंग हक्सियाओ का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मैंने कहा था, मैं अपने आप में पर्याप्त हूँ। मो हुआ को तब समझ आया। संप्रदाय के सदस्यों ने लिंग हक्सियाओ को अपनी समूह गतिविधियों में शामिल नहीं किया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी असाधारण प्रतिभा के कारण अन्य लोग ईर्ष्यालु हो गए और उन्हें बहिष्कार का सामना करना पड़ा। या शायद उसके ठंडे स्वभाव के कारण उसके साथ अच्छा तालमेल नहीं था और उसका कोई दोस्त नहीं था, जिसके कारण उसे जंगल में अकेले शिकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मो हुआ ने फिर पूछा, सेवक गोल्ड सैक्ट का क्या तुम उन्हें अकेले संभाल सकते हो? लिंग हक्सियाओ ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, 3 से 5 लोग मेरे सामने कुछ नहीं है। अगर ज्यादा लोग हों तो मैं तलवार से बचकर भाग सकता हूं, वे मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। बस। लिंग हक्सियाओ की अभिव्यक्ति पहले गुस्से में बदल गई, फिर तिरस्कारपूर्ण। सेवक गोल्ड संप्रदाय के वे बदमाश ध्यान भटकाने का सहारा लेते हैं। 2 या 3 मुझे रोक लेते हैं जबकि अन्य मेरा शिकार चुरा लेते हैं। जब मैं उनकी लूट का माल लेकर भाग जाता हूं तो वे सचमुच खुद को नीच और बेशर्म के रूप में प्रकट करते हैं। मो हुआ ने देखा कि लिंग हक्सियाओ विशेष रूप से शाप देने में कुशल नहीं था। अपनी स्पष्ट हताशा के बावजूद उन्होंने बार बार उन्हें घृणित और बेशर्म कहा। फिर भी मो हुआ ने कुछ देर सोचा। अकेले तलवारबाजी से 3 से 5 विरोधियों से सीधे मुकाबला करना। लिंग हक्सियाओ नाम का ये युवक स्पष्ट रूप से अशिन वॉर्ड संप्रदाय का कोई अनाम शिष्य नहीं था। भले ही वह उनका सर्वोच्च प्रतिभाशाली न भी हो, फिर भी वह तलवार दाव के कुलीन वर्ग में से एक जरूर था। जैसे ही मो हुआ इस पर विचार कर रहा था, लिंग हक्सियाओ ने अचानक अपनी पैनी नजर मो हुआ पर टिका दी और निर्णायक गंभीरता से कहा, मो हुआ, मैं तुम्हें एक और द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देना चाहता हूं। मो हुआ दंग रह गया। क्यों? लिंग हक्सियाओ की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। तुम ज्यादा ताकतवर तो नहीं दिखते, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी ताकत बहुत गहरी और अथाह है। मुझे लगता है कि तुम कोई विशेषज्ञ हो। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूं जो ये तय कर सके कि कौन बेहतर है। हुआ को मोटे तौर पर समझ आ गया कि इस आदमी का कोई दोस्त क्यों नहीं था। यद्यपि वे प्रतिभाशाली थे, फिर भी उनका व्यक्तित्व अलग थलग और अभिमानी था, तथा वे सदैव लड़ने के लिए उत्सुक रहते थे। और उसका मन कुछ अजीब सा लग रहा था। रुचि नहीं है? मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। क्यों नहीं? लिंग हक्सियाओ ने असमंजस में पूछा। मो हुआ ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, अगर इसमें कोई लाभ नहीं है तो मैं क्यों परेशान हूं? आखिरकार वह बहुत व्यस्त था। इस तरह बच्चों के खेल की तरह अभ्यास करना समय की पूरी तरह बर्बादी थी। इस समय में वह साधना कर सकता था, संरचनाओं का अध्ययन कर सकता था, तलवार नियंत्रण का अभ्यास कर सकता था, राक्षस जानवरों का शिकार कर सकता था, या इसके बदले योग्यता अंक अर्जित कर सकता था। लिंग हक्सियाओ एक पल के लिए ठिठक गया, निराश महसूस कर रहा था, फिर गुस्से से बोला,
द्वंद्वयुद्ध के लिए इच्छुक तलवारबाज साधक को हमेशा निडर और निडर रहना चाहिए। आगे बढ़कर और शक्तिशाली शत्रुओं को हराकर ही कोई अपनी तलवारबाजी में महारत हासिल कर सकता है और एक शक्तिशाली तलवारबाज हृदय का निर्माण कर सकता है। मो हुआ ने उदासीनता से कहा, मैं तलवारबाज नहीं हूं। परम तलवारबाजी और शक्तिशाली तलवारबाजी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या तुमने तलवारबाजी भी नहीं सीखी? मैंने इसे यूं ही उठा लिया, मैं जीविका चलाने के लिए इस पर निर्भर नहीं हूं। लिंग हक्सियाओ हक्का बक्का रह गया। उसने पाया कि मो हुआ एक ऐसा इंसान था जिसे किसी भी बात से प्रभावित नहीं किया जा सकता था, बिल्कुल व्यावहारिक। मो हुआ एक तलवार साधक के घमंडी प्रयास को समझ नहीं पाया। इससे लिंग हक्सियाओ कुछ नाराज हुआ, काफी देर तक गुस्से में रहा, फिर ठंडे स्वर में कुछ शब्द कहे। यदि हम अलग अलग रास्ते पर चलें तो हमें समान आधार की तलाश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मो हुआ ने आधे मन से सिर हिलाया। दोनों चुप हो गए। देर होती देख मो हुआ ने लिंग हक्सियाओ की ओर देखा, फिर पास ही खड़े दानव लकड़ी के बाज की ओर। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, क्या तुम्हें ये बाज चाहिए? मैं इसे तुम्हारे साथ बांट दूंगा। लिंग हक्सियाओ रुका, फिर अपना सिर हिलाया। मैंने कहा था कि यह तुम्हारा है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मो हुआ ने कहा, जब मैंने बाज को घायल किया तब तुमने आखिरी वार किया। सच कहूं तो हमने मिलकर उसे मार डाला, इसलिए तुम्हें भी हिस्सा मिलना चाहिए। मुझे नुकसान उठाना पसंद नहीं है, लेकिन मैं दूसरों का फायदा भी नहीं उठाना चाहता। प्रत्येक को आधा आधा, निष्पक्ष और स्पष्ट। लिंग हक्सियाओ चुप हो गया। मो हुआ ने एक पल सोचा और कहा, क्या तुम्हें सच में यह नहीं चाहिए? यह एक दूसरे दर्जे का मध्यम स्तर का राक्षस है और उड़ने वाला भी। योग्यता अंकों में बदलने पर इसकी कीमत लगभग 2 या 3 हजार अंक होती है। इसे आधा आधा बांटने पर हम में से प्रत्येक के लिए लगभग 1000 अंक होंगे। 1000 से अधिक योग्यता अंक। 1000 से अधिक योग्यता अंक। लिंग हक्सियाओ का दिल धड़क उठा, उसे तुरंत प्रलोभन महसूस हुआ। वह उड़ने वाले राक्षस जानवरों या उनके ग्रेड के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन इससे पहले जब उसने इस जानवर को बलपूर्वक मारने के लिए चोनगक्सू तलवार क्यूई का प्रयोग किया तो उसने स्पष्ट रूप से अभूतपूर्व दबाव महसूस किया। इस आधार पर राक्षस जानवर का ग्रेड उच्च होना चाहिए, संभवतः प्राथमिक रैंक और मध्य स्तर के बीच। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह वास्तव में एक दूसरे दर्जे का मध्यम स्तर का उड़ने वाला जानवर था। और ताइक्सू गेट से आया ये साधारण सा दिखने वाला कनिष्ठ शिष्य, जिसका नाम मो हुआ था, जिसके पास केवल मध्य चरण की आधार स्थापना साधना थी, उसने किसी तरह अपने परिवार की तलवारबाजी का उपयोग करके आकाश में उड़ते हुए एक गरुड़ राक्षस को भारी क्षति पहुंचाई, जिससे वह जमीन पर गिर गया। जैसे जैसे लिंग हक्सियाओ ने इसके बारे में अधिक ध्यान से सोचा, जितना अधिक वह सोचता गया उतना ही अधिक आश्चर्यचकित होता गया। उसी समय एक मजबूत दुश्मन के खिलाफ उसे जोश और उत्साह का एहसास हुआ। वह फिर बोला, मुझसे द्वंद्व युद्ध में लड़ो, शायद फिर कभी। मो हुआ को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसने उसे सहजता से टाल दिया। फिर उसने एक बार फिर पूछा, क्या तुम्हें अब भी ये 1000 योग्यता अंक चाहिए या नहीं? लिंग हक्सियाओ फिर चुप हो गया। उसके हाव भाव देखकर मो हुआ समझ गया कि वह उन्हें चाहता था। अकेले होने के कारण राक्षस जानवरों का शिकार करने और योग्यता अंक अर्जित करने में लिंग हक्सियाओ की दक्षता निश्चित रूप से बहुत अधिक नहीं हो सकती थी। 1000 से अधिक योग्यता अंक निस्संदेह एक सौभाग्य था, लेकिन अपने घमंडी व्यक्तित्व के कारण वह शायद सीधे तौर पर पूछने को तैयार न हो। मो हुआ ने आह भरी, बाज की खाल उतारो और हड्डियां निकालो। इसके बाद हम दोनों मिलकर पहाड़ के दरवाजों पर जाएंगे और बदले में पुण्य अंक पाएंगे, आधे आधे हम दोनों के लिए। लिंग हक्सियाओ कुछ नहीं बोला। कुछ पल की खामोशी के बाद वह चुपचाप काम करने लगा, दानव लकड़ी के बाज की खाल उतारने और हड्डियां उतारने लगा। वे 1000 योग्यता अंक बहुत ही आकर्षक थे, वह मना नहीं कर सका। एक बार जब लिंग हक्सियाओ ने जानवरों की सामग्री को संसाधित किया और उन्हें एक भंडारण बैग में डाल दिया, तो उसने इसे मो हुआ को सौंप दिया। मो हुआ ने इसे स्वीकार कर लिया और लिंग हक्सियाओ से कहने से पहले इसे अपने कोट में रख लिया। चलो चले साथ में पहाड़ से नीचे। लिंग हक्सियाओ की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वह आगे बढ़ा और पहाड़ से नीचे उतर गया। लिंग हक्सियाओ एक पल के लिए हिचकिचाया क्योंकि उसने मो हुआ की पीछे हटी हुई आकृति को देखा, फिर चुपचाप उसके पीछे चला गया। अल्पविराम। उन दोनों के चले जाने के बाद पास के जंगल में एक साधक धीरे धीरे प्रकट हुआ। वह गहरी सोच में डूबे हुए दोनों की लुप्त होती हुई आकृति को देख रहे थे।
एक क्षण बाद वह अचानक ठिठक गया और अपनी दाहिनी ओर मुड़ा। तभी उसे एहसास हुआ कि किसी क्षण एक दूसरी आकृति चुपचाप उसके बगल में प्रकट हो गई थी। अचानक मिले दोनों लोग एक दूसरे को चौंका गए। वे एक दूसरे को घूर रहे थे, उनके भाव धीरे धीरे बदल रहे थे। जुवान जियान, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दोनों ने एक साथ पूछा और फिर तुरंत ही स्थिति से अवगत हो गए। जून जियो ने कहा, आपके चोंगसू संप्रदाय के पूर्वज ने आपको अपने चोंगसू संप्रदाय के तलवार दाव प्रतिभा पर गुप्त रूप से नजर रखने के लिए भेजा था। जुवान जियान के नाम से जाने जाने वाले चोंगक्सू बुजुर्ग ने आह भरी और कहा, तलवार हृदय स्पष्टता हर 500 साल में एक बार। बेशक पूर्वज उसे संजोकर रखते हैं। मुद्दा यह है कि वह एकांतप्रिय है और अकेले काम करता है। अगर मैं उस पर नजर न रखूं, तो वह इन पहाड़ों में मर सकता है और राक्षस उसे हड्डियों समेत खा जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सच, जुन जियू ने सहमति में सिर हिलाया। तलवार दाव की प्रतिभा 500 वर्षों में एक बार देखी जाती है। यदि ताइक्सू गेट में एक होती तो वे उसे भी संजोकर रखते। हालांकि परिष्कृत दानव पर्वत एक प्रशिक्षण स्थल के रूप में कार्य करता था, जहां आधिकारिक तौर पर शिष्यों को संकट से निपटने के कौशल विकसित करने के लिए जीवन मरण की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। फिर भी ऐसी दुर्लभ प्रतिभाएं अपवाद थीं। अगर ऐसा कोई सचमुच यहां मारा गया तो यह संप्रदाय के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। चोंगक्सू के बुजुर्ग ने जुनजियो से पूछा, और तुम यहाँ किस लिए आए हो? जुनजियो की नजर थोड़ी सी बदल गई। ओह, मैं तो बस भटक रहा था। चोंगशू एल्डर ने भौहें चढ़ाईं, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार हूं, फिर भी तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो यहाँ, और अपनी उपस्थिति छिपाते हुए ऐसे घूम रहे हो जैसे तुम कोई चोर हो। जियो चुप रहे। चोंगसू संप्रदाय के बुजुर्ग ने नाक भान सिकोड़ी जाते हुए मोहुआ की ओर देखा और सोचा, उनका आचरण और स्वभाव वास्तव में कुछ हद तक असाधारण है, लेकिन उनकी योग्यता पहली नजर में औसत लगती है। चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग ने अपना सिर घुमाया और जुन जियो से पूछा, इस बच्चे की पृष्ठभूमि क्या है? वह कहाँ से आया है? उसमें ऐसी क्या खास बात है कि आपको उस पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखनी पड़ रही है? जुन जियो जानता था कि वह इसे छिपा नहीं सकता, इसलिए उसने एक पल के लिए सोचा और आह भरी। फॉर्मेशन में उनकी प्रतिभा काफी अच्छी है। निर्माण। चोंगशू संप्रदाय के बुजुर्ग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। तुम्हारा ताइक्सू द्वार कब से गठन की साधना पर केंद्रित हो गया? तलवारबाजी के बारे में क्या? चोंगशू संप्रदाय के बुजुर्ग ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा, यहाँ तक कि ताया संप्रदाय, जो मुख्यतः तलवारबाजी के लिए जाना जाता है, तलवारबाजी पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। हमारा चोंगशू संप्रदाय कुछ क्षेत्रों में पिछड़ सकता है, लेकिन तलवारबाजी के मामले में हम अभी भी कियानशुए राज्य की सीमा पर अग्रणी हैं। और आपका ताइशु द्वार, आपकी तलवारबाजी का क्या? जुन जियो ने उसे घूरते हुए कहा, दिव्य विचार से तलवार बनाना, अगर तुम्हें इसे सीखने का मौका मिले तो क्या तुम इसे सीखने का साहस करोगे? चोंगसू संप्रदाय के बुजुर्ग ठिठक गए, एक क्षण के लिए सोचा और फिर सिर हिलाया। सच है, मैं इसे सीखने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं इसके लायक नहीं हूं। आत्मा विनाश का विचार केवल एक पथभ्रष्ट व्यक्ति ही स्वेच्छा से ऐसा कुछ अध्ययन करेगा। जुन जियो ने एक लंबी सांस छोड़ी। हमारा संप्रदाय 3 गुटों में बढ़ गया है, इसलिए ताइक्सू गेट की असली विशेषज्ञता किसी और को नहीं दी जा सकती। हम क्या कर सकते हैं? हम बस यूं ही गुजारा कर रहे हैं। चोंगसू संप्रदाय के बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया। वास्तव में ताइक्सू गेट के दृष्टिकोण से उनकी स्थिति निस्संदेह कठिन थी। लेकिन चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग ने कुछ संदेह के साथ कहा, उस बच्चे का नाम मोहुआ है ना? उसका गठन कौशल इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि वह आपका व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करे? जुन जियो ने मन ही मन सोचा, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम डर के मारे मर जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। बस औसत ही है। सच में नाटे कद वालों में से सबसे लंबा, अपने साथियों से थोड़ा बेहतर, बाल भर के अंतर से। जुन जियो ने जानबूझकर अस्पष्टता से कहा। चोंगसू संप्रदाय के बुजुर्ग इस बात से सहमत नहीं थे। एक शिष्य जिसे पूर्वज ने गोल्डन कोर एल्डर्स को गुप्त रूप से निगरानी करने का आदेश दिया था, उसका गठन स्तर बिल्कुल भी औसत नहीं हो सकता था। ये बेशर्म जुन जियो झूठ बोल रहा होगा। चोंगसू संप्रदाय के बुजुर्ग ने चुपचाप सोचा। फिर भी वह इस बात को लेकर संशय में था कि वह बच्चा वास्तव में कितना असाधारण होगा। ताइक्सू गेट एक गठन संप्रदाय नहीं था, न ही गठन विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। चाहे ये शिष्य संरचना में कितना भी मजबूत क्यों न हो, क्या वह 12 धाराओं के 10,000 संरचना संप्रदाय
या 4 महान संप्रदायों, विशेष रूप से कियान दाववादी संप्रदाय, जिसकी संरचना मूल में है, को पार कर सकता है। लेकिन हालात ऐसे थे कि एक साधन संपन्न महिला भी चावल के बिना खाना नहीं बना सकती। ताइक्सू गेट ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था और फिलहाल वे यही कर सकते थे। चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग समझदार थे। चलो कभी साथ में शराब पीते हैं, चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। जब समय आएगा तब देखेंगे। जुन जियो की अभिव्यक्ति जटिल थी। उस मुंह हुआ बच्चे ने उसे कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलने दी। चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग तो बस यूं ही यह सुझाव दे रहे थे, वह भी बहुत व्यस्त थे। तलवार दाव जैसे एकांतप्रिय, तलवार हृदय स्पष्टता धारक प्रतिभाशाली व्यक्ति पर नजर रखना कोई आसान काम नहीं था। जाने से पहले उन्होंने रुककर याद दिलाया, मैं मानता हूं कि आप संप्रदाय सुधारों के बारे में जानते हैं। मुझे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस आप खुद सावधान रहें। जुन जियू ने भौहें चढ़ाईं। ताई आ संप्रदाय 4 महान संप्रदायों में शामिल होना चाहता है। क्या चोंगक्सू संप्रदाय भी यही चाहता है? चोंगशू संप्रदाय के बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, हमारा चोंगशू संप्रदाय इससे कोसों दूर है। बस। उन्होंने हल्की सी आह भरी, एक बार जब सुधार हो जाएंगे और गतिशीलता बदल जाएगी, तो संप्रदाय धारा के विपरीत चलने वाली नाव की तरह हो जाएगा, या तो आगे बढ़ेगा या लुप्त हो जाएगा। हमारे चोंगशू संप्रदाय के लिए लक्ष्य केवल प्रगति के माध्यम से स्थिरता प्राप्त करना है। 8 महान द्वारों में से एक बने रहना ही पर्याप्त है। जहां तक 4 महान द्वारों का प्रश्न है, हम अभी इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। जुन जियो ने थोड़ा सिर हिलाया। चोंगशू संप्रदाय के बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनके हृदय में चिंतनशील विचार की एक झलक थी। फिलहाल वे इस पर विचार नहीं कर रहे थे। यदि लिंग हक्सियाओ अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से उजागर कर सके और चोंगक्सू तलवार क्यूई को उसके चरम तक पहुंचा सके, चोंगक्सू संप्रदाय में और आगे जाने की क्षमता हो सकती है। सतह पर ताया संप्रदाय दोनों में से सबसे मजबूत प्रतीत होता था, लेकिन अंततः 4 महान संप्रदायों में सबसे पहले कौन प्रवेश करेगा? जब तक धूल नहीं जम गई, तब तक ये कहना सचमुच कठिन था। तलवार दांव में लिंग हक्सियाओ की प्रतिभा बाहरी लोगों की कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी। यहां तक कि चोंगक्सू संप्रदाय में भी पूर्वजों के साथ साथ केवल मुट्ठी भर प्रत्यक्ष वंश के बुजुर्ग ही उसकी क्षमताओं की सीमा से अवगत थे। दुनिया को केवल इतना ही पता था कि चोंगक्सू संप्रदाय ने तलवार दांव प्रतिभा का उत्पादन किया था, जो हर 500 साल में एक बार ही दिखाई देती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि यह प्रतिभा होने के मामले में कितनी दूर तक जाती है। चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग का दिल थोड़ा कांप उठा। जुन जियो को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था कि वह क्या सोच रहा था। एक दूसरे को अलविदा कहने से पहले दोनों ने कुछ देर तक बातें की। अल्पविराम। इस बीच चोंगक्सू संप्रदाय का ये तलवार दांव प्रतिभाशाली व्यक्ति पहले से ही चुपचाप मोहुआ के पीछे चल रहा था, पहाड़ों और पर्वतमालाओं को पार करते हुए रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन के पर्वत द्वार पर पहुंच रहा था। कृपया योग्यता अंक के बदले में द्वितीय श्रेणी के मध्य स्तर के दानव लकड़ी के ईगल से सामग्री दें। मोहुआ ने एक स्टोरेज बैग दिया और विनम्रता से बात की। द्वितीय श्रेणी का मध्य स्तर। पर्वत द्वार पर सामग्री संभाल रहा शिष्य अचंभित रह गया। क्या आप आमतौर पर द्वितीय श्रेणी के प्राथमिक स्तर के जीवों का शिकार नहीं करते? आप एक मध्य स्तर के जीव को मारने में कामयाब रहे। मोहुआ ने पहले भी कई बार द्वितीय श्रेणी के प्राथमिक स्तर के बाज और चील दानव प्रकारों की सामग्री के लिए योग्यता अंक का व्यापार करने के लिए उसे खोजा था, इसलिए ये शिष्य मोहुआ से काफी अच्छी तरह परिचित था। मोहुआ मुस्कुराया, मैं भाग्यशाली था और मैंने आसानी से मार गिराया। शिष्य ने अपना सिर हिलाया। भाग्य हमेशा इतना सुविधाजनक नहीं होता। फिर भी यह उनके लिए ज्यादा सवाल पूछने का स्थान नहीं था। चाहे कोई भी तरीका अपनाया गया हो, राक्षस जानवर को मारना एक उपलब्धि थी। उसने जल्दी से राक्षस लकड़ी के ईगल के पंख, हड्डियों, पंजे, नुकीले दांत और सिर की जांच की, अपने दिमाग में गणना की और कहा, कुल 2672 योग्यता अंक, एक नजर डालें। मोहुआ ने सूची की समीक्षा की, पुष्टि की कि कोई त्रुटि नहीं थी और पुष्टि में सिर हिलाया। योग्यता अंक उसके ताइक्सू टोकन में स्थानांतरित कर दिए गए और मोहुआ ने उनमें से आधे को विभाजित करके लिंग हक्सियाओ को सौंप दिया। लिंग हक्सियाओ चौंक गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मोहुआ इतनी उदार होगी कि बिना किसी हिचकिचाहट के इतनी बड़ी मात्रा में योग्यता अंक दे देगी। अब तक लिंग हक्सियाओ को कभी भी किसी संप्रदाय का शिष्य इतना धनवान और उदार नहीं मिला था। इसके अलावा जो व्यक्ति उसके प्रति इतना उदार था, वह चोंगक्सू संप्रदाय का सदस्य नहीं था, बल्कि ताइक्सू संप्रदाय का एक शिष्य था,
जिससे वह केवल एक बार मिला था और जिसके साथ उसकी एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी। लिंग हक्सियाओ को दुविधा महसूस हुई। हालांकि महुआ लिंग हक्सियाओ की जांच कर रहा था, उसके विचार थोड़े बदल रहे थे। इस युवा तलवार दाव प्रतिभा में वास्तव में असाधारण तलवारबाजी थी। अपनी तलवार क्यूई से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लिंग हक्सियाओ संभवतः चोंगसू संप्रदाय की संप्रदाय रक्षा की अंतिम तकनीक चोंगसू तलवार क्यूई कौशल का अभ्यास कर रहा था। ऐसी तलवार तकनीक निश्चित रूप से महुआ की सीखने की क्षमता से परे थी। ऐसी तलवार क्यों भी कुछ ऐसी चीज नहीं थी जिसे महुआ हासिल कर सके। लेकिन अगर ऐसे दुर्जय तलवार साधक को भले ही सिर्फ एक गुर्गे के रूप में शामिल किया जा सके तो यह फायदेमंद होगा। महुआ की आंखें शरारत से चमक रही थीं, वह एक चालाक छोटी लोमड़ी की तरह मुस्कुरा रहा था। वापसी के समय महुआ भी लिंगू शियाओ के समान ही मार्ग से यात्रा कर रहा था। ताया संप्रदाय का ताया पर्वत, अशिंगवर्ड संप्रदाय का चोंगसू पर्वत और ताइक्सू संप्रदाय का ताइक्सू पर्वत, जो तीनों पर्वतों का हिस्सा हैं, एक दूसरे के करीब स्थित थे। अपने अपने संप्रदायों में लौटने के उनके निर्देश एक दूसरे से मेल खाते थे। लिंगू शियाओ पहले की तरह ही ठंडा और गुमसुम सा रहा, न मुस्कुराया न बोला। लेकिन कभी कभार वह महुआ की तरफ देख लेता। महुआ ने उसकी निगाहें देखी और हैरान होकर मुड़ी। यह क्या है? लिंगू शियाओ ने गंभीरता से उत्तर दिया, आपने मुझसे मुकाबला करने का वादा किया था। महुआ सकपका गया, मैंने ऐसा कब कहा? लिंगू शियाओ थोड़ा गुस्से में लग रहा था। अभी अभी पहाड़ों में उसने भौहें चढ़ाईं। क्या तुम अपना वादा तोड़ने का इरादा रखते हो? महुआ ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया। मैंने कहा था जब समय होगा तब देखेंगे। तो फिर तुम्हारे पास समय कब है? लिंगू जियाओ ने पूछा। महुआ ने आह भरी। उन्होंने यह बात तो बस यूं ही कह दी थी। कौन सही दिमाग से इतना ऊब जाएगा कि वास्तव में उसके साथ मुकाबला करे? वैसे महुआ ने जल्दी से बात बदल दी। उसे डर था कि लिंगू जियाओ इस मुद्दे को और आगे बढ़ा देगा। सेवा गोल्ड सैक्ट इस पूरे समय तुम्हारे राक्षस जानवरों को चुराता रहा है। क्या तुम उन्हें वापस नहीं लेना चाहते? यह मेरा अपना मामला है, लिंगू जियाओ ने कहा। लेकिन अगर वे चोरी करते रहेंगे तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कोई योग्यता अंक नहीं मिलेगा? महुआ ने जोर देकर कहा। लिंगू शियाओ चुप रहा। फिर उसके हाव भाव थोड़े ठंडे पड़ गए और उसकी निगाहों में एक तेज तलवार जैसी नियत चमक उठी। उसकी पूरी उपस्थिति एक धारदार धार से चमक रही थी। एक बार मेरा तलवार दाव पूरा हो जाए तो उनमें से कोई भी मेरी एक भी तलवार का सामना नहीं कर पाएगा। तब मैं पूरी तरह से हिसाब चुकता कर दूंगा। महुआ ने थोड़ा सिर हिलाया। सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने इतने आत्मविश्वास के साथ बात की। लेकिन अभी आपका तलवार दाव पूरा नहीं हुआ है ना? लिंगू जियो फिर से जम गया। ये सच था, उसका तलवार दाव अभी तक सिद्ध नहीं हुआ था। इस समय तक वह अभी भी सब पर हावी नहीं हो सकता था, इसलिए उसके पास कोई जवाब नहीं था। महुआ ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से उसका मार्गदर्शन करना शुरू किया। आप तलवार दाव की साधना कर रहे हैं। चाहे आपको आत्मिक तलवार, स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने या सर्वोच्च गुप्त संप्रदाय साधना तकनीक या तलवारबाजी की जरूरत हो, इन सबके लिए योग्यता अंक जरूरी है ना? मेरे दृष्टिकोण से आपकी योग्यता बहुत अधिक नहीं लगती। लिंगू शियाओ मूलतः ये तर्क देना चाहता था कि उसकी तलवारबाजी बहुत मजबूत है और उसने राक्षस जानवरों को मारकर काफी योग्यता अंक अर्जित किए हैं। लेकिन जब उसने सोचा कि कैसे महुआ ने बिना पलक झपकाए उससे 1000 से अधिक योग्यता अंक सौंप दिए थे, उन्होंने महसूस किया कि महुआ की परिवार की संपत्ति संभवतः उनकी क्षमताओं की तरह ही गहरी और अथाह थी। लिंगू जियाओ ने खंडन करने का आत्मविश्वास खो दिया। महुआ ने गंभीरता से कहा, सेवेर गोल्ड सैक्ट आपसे राक्षस जानवरों को लूट रहा है। आप योग्यता अंक अर्जित नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका स्वॉर्ड हॉट और आपका स्वॉर्ड दाव दोनों धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं, और जिस दिन आप अपना स्वॉर्ड दाव सिद्ध करेंगे वह दिन और दूर होता जा रहा है, और तुम्हें अपनी गरिमा वापस पाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जितने कम पुण्य अंक आप अर्जित करेंगे, आपकी तलवार दाव साधना उतनी ही धीमी होगी। आप जितना पीछे जाएंगे उतना ही अधिक सेवक गोल्ड संप्रदाय आपको उकसाएगा और अपमानित करेगा। यह एक दुष्चक्र है। किसी दिन जब आपका तलवार दाव अंततः पूर्णता प्राप्त कर लेगा और आप उन सेवक गोल्ड संप्रदाय के शिष्यों से बदला लेना चाहेंगे, तब तक तो वे स्नातक हो चुके होंगे और कहीं दूर अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। यदि भविष्य में भी आपका उनसे सामना नहीं होगा, महुआ ने आह भरी, इस जीवन में शायद तुम कभी अपना बदला नहीं ले पाओगे।
शायद तुम कभी इस द्वेष को छोड़ नहीं पाओगे। मो हुआ की बातें सुनकर लिंगू शियाओ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और उसने सोचा कि इसमें बहुत कुछ समझ में आता है। यदि चीजें इसी तरह चलती रहीं तो मो हुआ की भविष्यवाणी संभवतः वास्तविकता बन जाएगी। ये द्वेष यदि अभी नहीं सुलझाया गया तो ये हमेशा के लिए बना रह सकता है। लिंगू शियाओ की अभिव्यक्ति को देखते हुए मो हुआ ने कहा, तो जैसा कि कहावत है, एक सज्जन व्यक्ति अगले दिन तक बदला नहीं लेता। अगर बदला लेना संभव हो तो जल्दी कर लेना चाहिए, वरना फूल भी मुरझा जाने पर बहुत देर हो जाएगी। मो हुआ का तर्क सुनने के बाद लिंगू जियाओ कुछ देर चुप रही, फिर भौहें चढ़ाकर बोली, तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? मो हुआ ने आह भरी, तुम और मैं किस्मत से मिले। वैसे हम सब 3 पर्वतों की वंशावली का हिस्सा हैं, हमारे पूर्वज एक ही परिवार थे। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और भेदभाव नहीं करना चाहिए। लिंगू जियाओ को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि मो हुआ झूठ नहीं बोल रहा था या उसके लिए जाल बिछाने की कोशिश नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मो हुआ ईमानदारी से मदद करने की कोशिश कर रहा था। आप मेरी मदद कैसे करना चाहते हैं? लिंगू जियाओ ने हिचकिचाते हुए पूछा। मो हुआ का चेहरा एक उज्ज्वल मुस्कान से चमक उठा, जिसमें गर्मजोशी झलक रही थी। आओ, ताइक्सु संप्रदाय के पहाड़ पर राक्षस जानवरों का शिकार करो। सेवक गोल्ड संप्रदाय हमसे इतना डरता है कि सीमा पार करने में भी नहीं हिचकिचाता, तुम्हारे राक्षस जानवरों को लूटने की तो बात ही छोड़ो। लिंगू जियाओ थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए जम गया। ताइक्सु संप्रदाय से बहुत डर लगता है अतिक्रमण करने से। चूंकि वह पहाड़ों में देर से आया था और कुछ हद तक एकांतप्रिय था, इसलिए वह ज्यादातर अपनी तलवारबाजी पर ध्यान केंद्रित करता था और शायद ही कभी अन्य मामलों पर ध्यान देता था। उसे ताइक्सु संप्रदाय और सेवक गोल्ड संप्रदाय के बीच के विवादों की जानकारी नहीं थी। हालांकि उनकी धारणा में ताइक्सु संप्रदाय सेवक गोल्ड संप्रदाय से अधिक मजबूत नहीं था, और सेवक गोल्ड सेक्ट अपनी बेशर्मी और धूर्त चालों के लिए जाना जाता था। आखिरकार वे ताइक्सु सेक्ट से कैसे डर गए, लिंगू जियाओ पूरी तरह से समझ नहीं सका। इसके अलावा मो हुआ ने मौका पकड़ा जबकि लिंगू शियाओ का ध्यान भटक रहा था। तुम ताइक्सु संप्रदाय के अनुयायियों के साथ मिलकर राक्षसी जानवरों का शिकार कर सकते हो, जिससे तुम्हें जल्दी मेरिट पॉइंट मिलेंगे। मो हुआ ने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था। लिंगू शियाओ की तलवार क्यू की शक्ति से उसे बस किसी के साथ मिलकर राक्षस जानवरों की टोह लेने, जाल बिछाने और सेनाएं बनाने की जरूरत थी। एक बार जब संरचना में विस्फोट हो गया और राक्षस जानवर कमजोर हो गया, तो लिंगू जियो संभवतः एक तलवार के वार से इसे खत्म कर सकता था। यदि एक तलवार पर्याप्त न हो तो अधिक से अधिक 2 तलवारें पर्याप्त होंगी। लेकिन लिंगू जियाओ थोड़ा प्रतिरोधी लग रहा था। उन्होंने कहा, मैं दूसरों के साथ मिलकर काम नहीं करता। क्यों नहीं? मो हुआ ने पूछा। लिंगू जियाओ ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, उसकी आवाज ठंडी थी। मैं अपनी तलवारबाजी में निपुणता हासिल करना चाहता हूं और एक तलवार साधक का मार्ग एकाकी होना ही है। मो हुआ अवाक रह गया। काफी देर तक सोचने के बाद उसने गहरी सांस ली और हताशा साफ दिखाई दे रही थी। तुम इस बकवास पर क्यों ध्यान दे रहे हो? तलवारबाजी में निपुणता प्राप्त करने का अकेलेपन से क्या संबंध है? अगर आपकी तलवारबाजी मजबूत हो जाए तो आप चाहें तो अकेले रहना चुन सकते हैं। अगर आपकी तलवारबाजी कमजोर है तो अकेले रहने का क्या फायदा? हो सकता है कोई आपको काट डाले और कोई आपको दफनाने की भी जहमत नहीं उठाएगा। कुंजी तलवारबाजी विकसित करना है, और तलवारबाजी सीखने के लिए योग्यता अंक की आवश्यकता होती है। अभी प्राथमिकता यह है कि जितनी जल्दी हो सके उतने अधिक योग्यता अंक अर्जित करें और फिर अपने संसाधनों को अपने तलवार दांव में तेजी से सुधार करने के लिए केंद्रित करें। कोई आपको मेरिट पॉइंट्स कमाने में मदद कर रहा है और आप मना कर रहे हैं। क्या आप बेवकूफ हैं? अल्पविराम। मो हुआ ने स्पष्टता और तीव्र गति से शब्दों की झड़ी लगा दी। मो हुआ की टिप्पणी से लिंग हक्सियाओ अचंभित रह गया। वह वास्तव में अजनबियों के प्रति अनिच्छुक नहीं थे, बात केवल इतनी थी कि उनकी असाधारण योग्यता ने ईर्ष्या को बढ़ावा दिया था और दूसरों को उनसे दूरी बनाने पर मजबूर कर दिया था। समय के साथ इससे उनका अलगाव बढ़ गया। वह बातचीत करने में अनिच्छुक हो गया। यदि यह कोर फॉर्मेशन या यहां तक कि पंख परिवर्तन तक जारी रहा तो वह संभवतः एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली, फिर भी विलक्षण और सामाजिक रूप से असंबद्ध तलवार साधक बन जाएगा। लेकिन अब चीजें बदलने लगी थीं। मो हुआ के शब्द लिंग हक्सियाओ के कानों में गूंज रहे थे। काफी देर सोचने के बाद उसने चुपचाप सिर हिलाया। ठीक है। मो हुआ, जिसने उसे मनाने के लिए अधिक प्रयास करने की उम्मीद की थी, थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ।
फिर भी लिंग हक्सियाओ का समझौता निस्संदेह अच्छी खबर थी। मो हुआ ने आदतन मित्रतापूर्ण व्यवहार और स्वाभाविक गति के साथ लिंग हक्सियाओ के कंधे को थपथपाया। लिंग हक्सियाओ क्षण भर के लिए अकड़ गया, लेकिन उसने इशारे को अस्वीकार नहीं किया। अगले विश्राम काल में रिफाइनिंग डेमन पर्वत के प्रवेश द्वार के पास की पहाड़ियों पर जाकर ताइक्सु द्वार के शिष्यों को ढूंढो। बस मेरा नाम बता देना। तुम्हारी तलवारबाजी कमाल की है, एक तलवार एक राक्षस। तुम एक ही दिन में ढेरों मेरिट पॉइंट कमा सकते हो। मो हुआ ने उनके लिए एक भव्य चित्र बनाया। स्वाभाविक रूप से यह कोई अतिशयोक्ति नहीं बल्कि सच्चाई थी। लिंग हक्सियाओ ने फिर सिर हिलाया। चौराहे पर दोनों अलग हो गए और अपने अपने संप्रदायों में वापस चले गए। संप्रदाय में वापस आकर लिंग हक्सियाओ ने लगातार कई दिन अपने विचारों में व्यस्त रहते हुए बिताए। मो हुआ के शब्द और कार्य अक्सर उसके दिमाग में आते रहते। उनकी प्रारंभिक मुलाकात से अव्यक्त हत्या का इरादा, रहस्यमय और भारी आभा, साथ ही मो हुआ के मंत्र और आंदोलन तकनीकों की तरल सहजता। मारे गए दानव लकड़ी के ईगल के साथ उसकी असामान्य रूप से तेज सुनहरी तलवार क्यूई उसके मांस और हड्डी में घुस गई, साथ ही खंडित तलवार ब्लेड के भीतर धंसी हुई। बाद का वह क्षण जब हत्या का इरादा गायब हो गया, मानो वसंत की हवा में नहाया जा रहा हो, एक पूरी तरह से ईमानदार और शांत मुस्कान के साथ। और उनके शब्दों में व्यक्त उज्ज्वल गर्मजोशी और सहज अनुग्रह। ये सभी परस्पर विरोधी और कुछ हद तक असंगत छवियां आपस में गुंथी हुई हैं। लिंग हक्सियाओ ने इस नाम को अपनी स्मृति में गहराई से अंकित कर लिया। मो हुआ अल्पविराम। जहां तक मो हुआ का प्रश्न है, संप्रदाय में वापस आने पर वह लिंग हक्सियाओ के बारे में पूरी तरह से भूल गया। उनका कार्यक्रम अत्यधिक व्यस्त हो गया था, जिसमें साधना कक्षाएं, संरचना अभ्यास तथा शिल्पकला शोधन और तलवार चलाने से संबंधित विचार शामिल थे, जिससे अन्य विचारों के लिए बहुत कम जगह बचती थी। कभी कभी तलवारों की व्यूह रचना पर शोध करते समय लिंग हक्सियाओ का ख्याल उसके मन में आता था। लिंग हक्सियाओ की तलवार क्यूई बिना किसी संदेह के सबसे मजबूत तलवार क्यूई मो हुआ थी, जिसका सामना फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में हुआ था। ये सेवक गोल्ड सैक्ट की स्वर्ण काटने वाली शाही तलवार तकनीक से एक स्तर से भी अधिक आगे निकल गया। बेशक लिंग हक्सियाओ के वर्तमान साधना स्तर को देखते हुए उसकी मजबूत तलवार क्यूई को अभी तक पूरी महारत के साथ नहीं चलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सीमित आध्यात्मिक शक्ति उसे पूरी ताकत से कई वार करने से रोक सकती है। वास्तविक युद्ध परिदृश्यों में भी कमजोरियों का फायदा उठाया जा सकता है। फिर भी उनकी शक्ति निर्विवाद रूप से दुर्जेय थी। यदि इसका उपयोग उचित रूप से किया जाए तो आधार स्थापना क्षेत्र में, विशेष रूप से मध्य चरण के साधकों के बीच, यह विनाश मचा सकता है। और फिर चोंगक्सु तलवार क्यूई का मामला था। मो हुआ बहुत उत्सुक था। चोंगक्सु संप्रदाय अपनी चोंगक्सु तलवार क्यू के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी ताकत का असली स्रोत क्या था? क्या इस तलवार क्यूई को तलवार सरणी के माध्यम से बढ़ाया या अनुकरण किया जा सकता है? यदि तलवार की व्यूह रचना चोंगक्सु तलवार क्यू उत्पन्न कर सकती है, तो क्या इससे उसकी तलवार नियंत्रण की शक्ति एक नए स्तर पर नहीं पहुंच जाएगी? किसी दिन मुझे इस पर और गहराई से विचार करना होगा। चोंगक्सु तलवार क्यूई का ज्ञान चुराना उचित नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसे नहीं सीखता तो केवल इसका अध्ययन करना ठीक होगा। मो हुआ ने चुपचाप अपने आप से सोचा। अल्पविराम। इस बीच ताइक्सु गेट के एल्डर निवास पर एल्डर मास्टर जुन, जो कई दिनों से संप्रदाय में वापस नहीं लौटे थे, अभी अभी वापस आए थे और एक अनुभवी इनर गेट एल्डर को बुलाकर धीरे से बोले, मैं कुछ कारणों और प्रभावों को बांधने के लिए ताइक्सु स्वर्गीय तंत्र लॉक का उपयोग करना चाहता हूं। इसके लिए मुझे आपके मुरो पूर्वज की अनुमति लेनी होगी। लेकिन चूंकि वह कभी कभी एकांत में चले जाते हैं, इसलिए मेरे लिए उन्हें जल्दबाजी में परेशान करना उचित नहीं होगा। अपने कुल को सूचित करो, जब तुम्हारे पूर्वज अपना एकांतवास पूरा कर ले तो उन्हें सूचित करो। या अगर कोई निश्चित समय तय हो तो मैं पहले ही आ जाऊंगा। ये सुनकर एल्डर कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। ताइक्सु हेवनली मैकेनिज्म लॉक का सक्रिय होना निस्संदेह अत्यंत महत्वपूर्ण बात थी। ऐसे मामलों में वह और पूछताछ नहीं कर सकता था। उसने बस हाथ जोड़कर कहा, समझ गया, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। बड़े मास्टर जून ने थोड़ा सिर हिलाया। एल्डर के जाने के कुछ ही देर बाद जुन जियोआ पहुंचा। वह मो हुआ की गतिविधियों के बारे में नियमित जानकारी देने आया था, ताकि पूर्वज यह न समझ ले कि वह काम में ढिलाई बरत रहा है। जून जियो ने एल्डर मास्टर जून को सलाम किया और हाल के दिनों में रिफाइनिंग डेमन माउंटेन पर मो हुआ के कार्यों का वर्णन करना शुरू किया। इनमें तलवार नियंत्रण का अभ्यास करना,
राक्षस जानवरों का शिकार करना, ताया संप्रदाय के ओयांग परिवार के साथ संबंध बनाना, विशेष रूप से ओयांग म्यू नामक एक युवक के साथ, और चोंगक्सू संप्रदाय के तलवार दाओ जीनियस का सामना करना शामिल था। एल्डर मास्टर जुन को आश्चर्य का हल्का सा एहसास हुआ। मुंह हुआ की हरकतें हमेशा अप्रत्याशित होती थीं। समझ गया, कड़ी नजर रखना, एल्डर मास्टर जून ने निर्देश दिया। हाँ, जुन जियू ने हाथ जोड़कर सहमति जताई। बड़े मास्टर शुन ने अपना सिर नीचे कर लिया, उनके विचार रहस्य में डूबे हुए थे। जुन जियो हिचकिचाया, ऐसा लग रहा था जैसे वह बोलने के लिए सही समय की तलाश कर रहा हो। बड़े मास्टर जून ने अपनी नजर थोड़ी ऊपर उठाए और उदासीनता से कहा, यदि आपके पास कुछ कहने को है तो बोले। जून जियो ने थोड़ी देर रुककर फिर अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, पूर्वज, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। इस संप्रदाय के पुनर्गठन को वास्तव में कौन चला रहा है? एल्डर मास्टर जुन की निगाहें तेज हो गईं जब उन्होंने जुन जियो को देखा और एक सवाल के साथ जवाब दिया, आप क्या सोचते हैं? सतह पर ऐसा लगता है कि इसका नेतृत्व 4 महान संप्रदायों द्वारा किया जा रहा है, जुन जियो ने सावधानीपूर्वक कहा। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, लेकिन जब कोई गहराई से खोज करता है तो ये काफी अजीब लगता है। एल्डर मास्टर जुन ने एक भान उठाए और भावशून्य भाव से जुन जियो को देखते हुए पूछा, इसमें अजीब क्या है? जुन जियो ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, संप्रदाय के पुनर्गठन का उद्देश्य इसकी वर्तमान संरचना को बदलना है, पहले इसे तोड़ना और फिर पुनर्निर्माण करना, पुराने को नए से बदलना। लेकिन 4 महान संप्रदाय वे पहले से ही कियान शिक्षण राज्य सीमा में शीर्ष स्तर के संप्रदाय हैं। उन्हें किस संरचना में बदलाव की आवश्यकता है? यदि संप्रदाय का पुनर्गठन वास्तव में होता है तो सबसे अच्छा परिदृश्य यह है कि वे 4 महान संप्रदायों में से एक बने रहें। लेकिन यदि कोई अप्रत्याशित दुर्घटना या उथल-पुथल घटित हो जाए और वे अपना स्थान खो दें, 4 महान संप्रदायों से बाहर हो जाएं, तो क्या यह एक बड़ा मजाक नहीं होगा? ऐसे गंभीर मामले में वे इतने लापरवाह नहीं होंगे, न ही वे इसे बच्चों का खेल समझेंगे। इसलिए इस सब के पीछे कोई गहरा अर्थ अवश्य होगा, जुन जियो ने धीमी आवाज में कहा। बड़े मास्टर जुन कुछ आश्चर्यचकित लग रहे थे, चुपचाप जुन जियो को देख रहे थे, फिर अपनी वृद्ध आवाज में पूछा, आप क्या सोचते हैं? जुन जियो ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे यकीन नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता था। अपनी बात कहो। एल्डर मास्टर जून का स्वर थोड़ा नर्म हो गया, रोकने की कोई जरूरत नहीं है। संक्षिप्त चिंतन के बाद जुन जियो ने धीरे से कहा, मेरे विचार में 4 महान संप्रदाय सभी संप्रदायों में फेरबदल करने की योजना बना रहे हैं। बड़े मास्टर जून की भौहें थोड़ी सी उठ गईं। ये देखकर कि बड़े ने उसे डांटा नहीं, जुन जियो ने आगे कहा, हाल ही में मैंने विभिन्न परिवारों और संप्रदायों में कुछ पुराने मित्रों से सावधानीपूर्वक पूछताछ करने के लिए कुछ समय निकाला है। मैंने जो जानकारी एकत्र की है उसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि 4 महान संप्रदाय कियान लनिंग राज्य सीमा के भीतर संपूर्ण संप्रदाय संरचना को पुनर्व्यवस्थित करने का इरादा रखते हैं। 8 प्रमुख द्वारों, 12 धाराओं, कियान लनिंग 100 द्वारों से लेकर उनके नीचे के मध्यम और छोटे संप्रदायों तक। जो लोग इसका पालन करेंगे वे समृद्ध होंगे, जो विरोध करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। जो संप्रदाय उनकी आज्ञा मानने से इनकार करते हैं उन्हें प्रमुख पदों से हटा दिया जाएगा तथा उनके स्थान पर आज्ञाकारी संप्रदायों को नियुक्त किया जाएगा। ऊपर से नीचे तक सब कुछ पुनर्गठित करके कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री को एक नए संप्रदाय क्रम के तहत स्थापित किया जाएगा, जिसके केंद्र में 4 महान संप्रदाय होंगे। 4 महान संप्रदाय के अधिपति एक प्रभावशाली शक्ति बन जाएंगे। इस बीच 8 प्रमुख द्वार, 12 धाराएं और अन्य सभी कियानिक्स्यू संप्रदायों को उनके अधीनस्थों के रूप में उनके नियंत्रण में बिना किसी अवज्ञा के थोड़ी सी भी जगह के साथ वापस भेज दिया जाएगा। जुन जियू ने आह भरते हुए कहा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली ताकतें एक बार मजबूत हो जाने पर अनिवार्य रूप से एकाधिकार कर लेती हैं और कुलीन तंत्र बन जाती हैं, एक तरफा शासन करती हैं। यह एक अनिवार्यता है, लेकिन इस दृष्टिकोण में 2 समस्याएं हैं। जुन जियो की अभिव्यक्ति उलझन में बदल गई। सबसे पहले 4 महान संप्रदाय कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि वे इस संप्रदाय पुनर्गठन या आगामी दाव सम्मेलन के दौरान विफल नहीं होंगे और 4 महान संप्रदायों के रूप में अपनी स्थिति से गिरने का जोखिम नहीं उठाएंगे। दूसरा, यदि वे सचमुच फेरबदल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे ताइक्सू गेट को ही दोषी ठहराया जाएगा। साथ ही जुन जियो ने रुककर गंभीरता से कहा, हमारे जैसे ही वंश के 2 अन्य संप्रदाय, ताय आ संप्रदाय और अशिंग वॉर्ड संप्रदाय, फिर भी ताय आ संप्रदाय और अशिंग वॉर्ड संप्रदाय इस बात से पूरी तरह बेखबर नजर आते हैं।
वे न सिर्फ पुनर्गठन का विरोध नहीं करते बल्कि इसके कार्यान्वयन का सक्रिय समर्थन भी कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस संप्रदाय के पुनर्गठन को और ऊपर चढ़ने के अवसर के रूप में उपयोग करने के बारे में सोच रहे हैं तथा 4 महान संप्रदायों में से एक बनने की आकांक्षा रखते हैं। जुन जियो का चेहरा चिंता से भर गया। एल्डर मास्टर झुन ने थोड़ा सिर हिलाया और झुन जियो की ओर उनकी निगाह में स्वीकृति का संकेत था। आलोचनात्मक ढंग से सोचना सीखना कोई बुरी बात नहीं थी। कम से कम इससे उसे कुछ चिंता से मुक्ति तो मिली। आप आंशिक रूप से सही हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं, एल्डर मास्टर जून ने कहा। 4 महान संप्रदायों का लक्ष्य निस्संदेह संप्रदाय के अधिपति बनना है। सच्चे 4 महान संप्रदाय, एक क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करना, हजारों संप्रदायों पर नियंत्रण करना और किसी को भी उन्हें चुनौती देने का साहस न करने देना। लेकिन इसके पीछे कहीं अधिक गहरे, अधिक भयावह रहस्य छिपे होंगे जो कहीं अधिक अंधकार में, अधिक भयावह इरादों से ढके होंगे। एल्डर मास्टर झुन की आंखें गहरी हो गईं, फिर उन्होंने आह भरी, लेकिन ऐसे मामलों को मैं और अधिक विस्तार से नहीं समझा सकता। जहां तक ताय आ संप्रदाय और अशिंगवॉर्ड संप्रदाय का प्रश्न है, भले ही वे इन छिपी हुई चालों या दूरगामी परिणामों से अनभिज्ञ रहें, उन्हें कम से कम 4 महान संप्रदायों की योजनाओं के बारे में तो पता होना चाहिए। जुन जियो ने भौहें चढ़ाईं, तो फिर वे क्यों? बड़े मास्टर झुन ने अपना सिर हिलाया। मछुआरा चारा डालता है और मछली स्वेच्छा से काटती है। आप अंत तक कैसे बता सकते हैं कि मछली पकड़ने वाला मछुआरा है या मछली चारा निगल जाती है, रेखा तोड़ देती है और मछुआरे को पानी में खींच लेती है? 4 महान संप्रदायों के लिए यह एक जुआ है। यदि यह सफल हो गया तो वे सर्वोच्च सत्ता प्राप्त कर लेंगे तथा 1000 संप्रदायों के साथ पूरे राज्य की सीमा पर उनका नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन ताय आ संप्रदाय और अशिंगवॉर्ड संप्रदाय के लिए ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। यदि वे अवसर का लाभ उठाएं और साहपूर्वक आगे बढ़ें तो वे शीर्ष पर पहुंच सकते हैं और वास्तव में प्रमुख संप्रदाय बन सकते हैं। हर कोई जुआ खेल रहा है। लेकिन जुन जियू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। अपने संप्रदाय के भविष्य के साथ जुआ खेलना, क्या ये बहुत लापरवाही नहीं है? ऐसा लगता है कि कुछ। जुन जियो एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन अंततः उसने ये शब्द कहे, मूर्ख। एल्डर मास्टर शुन मंद मंद मुस्कुराए। इसे किसी बाहरी व्यक्ति के नजरिए से मत देखो। एक दर्शक की तथाकथित स्पष्टता अक्सर एक भ्रम होती है। अधिकांश दर्शक जो स्वयं को स्पष्टवादी समझते हैं, वे खेल में प्रवेश करने के बाद खिलाड़ियों से भी अधिक मूर्ख साबित होते हैं। ताया संप्रदाय जुआ खेल रहा है, अशिंगवॉर्ड संप्रदाय जुआ खेल रहा है, और क्या आपको लगता है कि हमारा ताइक्सू गेट जुआ नहीं खेलना चाहता? हमारे ताइक्सू गेट में चिप्स की कमी है। अगर हमारे पास चिप्स होते तो हम बहुत पहले ही अपना खेल शुरू कर चुके होते। इसके अलावा इतिहास किसी जुए के गुण दोष का आकलन घटना के बाद ही करता है। यदि ताय आ संप्रदाय और अशिंगवॉर्ड संप्रदाय जीत जाते हैं तो इसे दूरदर्शिता और रणनीतिक प्रतिभा के रूप में सराहा जाएगा। यदि वे हार जाते हैं तो इसे लालच और अतिक्रमण के रूप में उपहास किया जाएगा। अभी तक धूल नहीं जमी है, नतीजा अभी भी अनिश्चित है। आप कैसे तय कर सकते हैं कि उनकी कार्रवाई रणनीतिक चतुराई है या अतिशयोक्ति? और कौन कह सकता है कि वे हार जाएंगे? अगर वे जीत गए तो क्या होगा? एल्डर मास्टर शुन की निगाहें तीव्रता से जल रही थीं, आर पार जा रही थीं। जुन जियू स्तब्ध रह गया, बुजुर्ग के सवालों से अवाक रह गया। अब जाकर उन्हें यह एहसास हुआ कि अपने से असंबंधित मामलों को देखते हुए स्पष्टता मान लेना कितना आसान है। लेकिन जब चुनौतियों का सीधे समाधान करने का सामना करना पड़ा तो धुंध और घनी हो गई, संबंध अथाह हो गए और निर्णय लेना असाधारण रूप से कठिन हो गया। जुन जियो ने एक गहरी सांस छोड़ी और एक शब्द भी नहीं बोल सकी। एक क्षण बाद उसने धीरे से पूछा, तो बड़े साहब, हमारा ताइक्सू गेट क्या होना चाहिए? एल्डर मास्टर झुन ने उत्तर दिया, हमारे ताइक्सू गेट की उथली नींव को देखते हुए हमें विनम्र बने रहना चाहिए, बदलते ज्वार का निरीक्षण करना चाहिए और तदनुसार अनुकूलित होना चाहिए। जुन जियो ने मन ही मन आह भरी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। बुजुर्ग व्यक्ति के ऐसे ज्ञानवर्धक शब्द बिल्कुल सही अर्थ रखते थे, लेकिन विस्तार से जांच करने पर कोई स्पष्ट दिशा नहीं देते थे। एल्डर मास्टर झुन एक क्षण के लिए चुप हो गए और फिर से आह भरी। ताय आ संप्रदाय साहपूर्वक आगे बढ़ना चाहता है, जबकि अशिंगवॉर्ड संप्रदाय प्रगति के माध्यम से स्थिरता बनाए रखने की आशा करता है। ऊपरी तौर पर वे हमारे ताइक्सू द्वार से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम सब एक ही रस्सी से बंधे हुए टिड्डे मात्र हैं। हम में से कोई भी दूसरों से बेहतर नहीं है।
ये संप्रदाय पुनर्गठन सतह पर महज लहरों के रूप में दिखाई दे सकता है, लेकिन इसके नीचे रक्त और अराजकता का एक उफनता ज्वार छिपा है। हमारा ताइक्सू गेट अपनी रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है, और वे केवल अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। वे अपना जुआ जीत पाएंगे या नहीं, यह उनके अपने भाग्य पर निर्भर करेगा। अल्पविराम। जुन जियो ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली, उसके दिल पर एक बोझ सा दबा हुआ था। जिन विषयों पर उस बुजुर्ग को विचार करना था, वे उसके जैसे संप्रदाय के बुजुर्गों के लिए चिंतन से कहीं अधिक थे। यद्यपि एल्डर मास्टर शुन की अभिव्यक्ति शांत थी, फिर भी उनके हृदय में चिंता का भार था। ताइक्सू, ताई आ और अशिंगवॉर्ड संप्रदायों ने भले ही अपनी अपनी किस्मत आजमाने की बात की हो, लेकिन उनका वंश एक ही था। इतने लंबे जीवनकाल वाले बुजुर्गों की नज़र में वे खून और रिश्तेदारी से बंधे रहे। तूफानी बादलों के मंडराने के कारण वह तीनों संप्रदायों में से किसी को भी लड़खड़ाते या संकट का सामना करते देखने का विचार सहन नहीं कर सकता था। लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण मामले उसके नियंत्रण से बाहर थे। एल्डर मास्टर शुन के विचार भारी थे जब उन्होंने नजर उठाए और शुन जियो के चेहरे पर परेशानी भरे भाव देखे। उन्होंने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा, ज्यादा चिंता मत करो, बस मेरी हिदायतें याद रखना, महुआ का अच्छे से ख्याल रखना, बाकी सब छोड़ देना। जुन जियो ने हार मानते हुए अपने हाथों को कप में भरते हुए कहा, समझ गया। एल्डर मास्टर जुन ने थोड़ा सिर हिलाया और जैसे कुछ याद करते हुए पूछा, आपने बताया कि महुआ का ताई आ संप्रदाय और अशिंगवॉर्ड संप्रदाय दोनों के शिष्यों के साथ संबंध है। हाँ, जुन जियो ने सिर हिलाया। उनके रिश्ते काफी अच्छे लग रहे हैं। अशिंगवॉर्ड संप्रदाय के तलवारबाज और महुआ का परिचय एक अनोखे अंदाज में हुआ। हालांकि यह उनकी पहली मुलाकात थी, फिर भी उन्होंने बाद में काफी बातचीत की। ताया संप्रदाय की बात करें तो ओयांग परिवार के युवा शिष्य का महुआ के साथ और भी गहरा रिश्ता है। वह महुआ को रोज तलवारें बनाने में मदद करता है और जब भी वे मिलते हैं, महुआ को बड़े भाई कहकर अभिवादन करता है। वरिष्ठ भाई, बड़े मास्टर जून क्षण भर के लिए अचंभित रह गए। बड़े भाई, जुन जियो ने पुष्टि की। बड़े मास्टर जून ने सिर हिलाया। महुआ, वह बालक, सचमुच संबंध बनाने में माहिर था, यहाँ तक कि ताया संप्रदाय के ओयांग परिवार के एक शिष्य ने भी उसे वरिष्ठ भाई कहा था। एल्डर मास्टर जुन ने एक क्षण तक विचार किया, फिर अचानक रुक गए। एल्डर मास्टर जून के दिमाग में अचानक एक साहसिक विचार आया। इतना साहसी कि यहाँ तक कि एल्डर मास्टर जुन ने भी अनजाने में तेज सांस ली। खुद को शांत करते हुए उसने ध्यान से सोचा। उसकी भावनाएं उथल पुथल का सागर थीं। मन ही मन वह बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि हमारा ताइक्सू गेट पूरी तरह से चिप्स के बिना नहीं हो सकता है। क्या होगा अगर हम और भी बड़ी शर्त लगा लें? उसकी निगाहें आश्चर्य से चमक उठीं, फिर धीरे धीरे दृढ़ निश्चय में गहरी होती गईं। एल्डर मास्टर जून अपने मन में एक भव्य योजना बना रहे थे। जहां तक महुआ का प्रश्न है, वह कक्षाओं में भाग लेता रहा और पूरी लगन से, पूरी तरह से एकाग्र होकर साधना करता रहा। जल्द ही पुनः मासिक अवकाश का समय आ गया। रिफाइनिंग डेमन माउंटेन पर महुआ एक बड़े पेड़ पर बैठा था। उसके सामने एक आत्मा तलवार रखी हुई थी। वो ऊपर ऊपर उड़ रहे बाजों और बाजों को मार रहा था। द्वितीय श्रेणी प्राथमिक रैंक बाज और बाज अब उसके लिए कोई चुनौती नहीं थे। वह एक ही तलवार के वार से किसी को भी मार सकता था। कुछ देर तक शिकार करने के बाद वह अनिवार्यतः ऊब गया। साथ ही वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा, लिंग हक्सियाओ के आने का इंतजार किया। एक बार ऐसा हो जाने पर उसके पास एक तलवार दाव जीनियस होगा जो उसके प्रवर्तक के रूप में कार्य करेगा। और ये तलवार दाव जीनियस विकास की क्षमता वाला था। शायद किसी दिन वह अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। महुआ दोपहर के बाद तक पेड़ पर इंतजार करता रहा। शाम होने वाली थी और डूबता हुआ सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था। फिर भी लिंग हक्सियाओ कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या वह नहीं आ रहा है? महुआ ने आह भरी। मछली पकड़ने में असफल, तो फिर हम अगली बार फिर कोशिश करेंगे। महुआ ने सामान समेटकर जाने की तैयारी की, लेकिन पुनर्विचार करने के बाद उसने थोड़ी देर और इंतजार करने का निर्णय लिया। क्या होगा यदि वह युवक अपने भीतर ही आंतरिक लड़ाई लड़ रहा हो? ये अंतर्मुखी युवा यद्यपि बाहर से उदासीन प्रतीत होते थे, पर अक्सर उनके भीतर काफी उथल पुथल रहती थी। पेड़ के ऊपर बैठकर महुआ ने फलों की शराब की एक बोतल निकाली और सूर्यास्त का आनंद लेते हुए आराम से इंतजार करने लगा। जल्द ही 30 मिनट बीत जाने के बाद घने जंगल के भीतर पहाड़ी रास्ते पर एक आकृति छिपी हुई दिखाई दी। ये लिंग हक्सियाओ था, जो अपनी विशिष्ट हल्के हरे रंग की पोशाक पहने हुए था। वह यहाँ है।
मो हुआ ने पेड़ पर खड़े होकर दूर से हाथ हिलाया। लिंग हक्सियाओ क्षण भर के लिए ठिठक गया और ऊपर देखा तो उसने देखा कि घने पहाड़ी जंगल में छिपे एक बड़े पेड़ से एक युवा साधक उसे हाथ हिला रहा था। उसके फिगर और व्यवहार को देखते हुए ये निस्संदेह मो हुआ था। लिंग हक्सियाओ ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। इतनी दूरी से ये मो हुआ छोटा साधक उसे कैसे देख सकता था? दोनों ही आधार स्थापना साधक थे। क्या उनकी दिव्य भावना सचमुच इतनी प्रबल थी? लिंग हक्सियाओ उलझन में था, लेकिन मो हुआ की ओर बढ़ता रहा। जब दोनों मिले तो मो हुआ ने इस बारे में कोई बेकार की बातचीत नहीं की कि वह इतनी देर से क्यों आया है, या कोई और विनम्रतापूर्ण बातचीत नहीं की, बल्कि सीधे मुद्दे पर आ गया। दिन ढल रहा है, मैं तुम्हें कुछ राक्षस जानवरों का शिकार करने ले चलूंगा। लिंग हक्सियाओ ने अपनी अभिव्यक्ति को ठंडा रखा और पूछा, किस तरह के राक्षस जानवर? मो हुआ ने जवाब दिया, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। बोलने के बाद वह आगे बढ़ गया। लिंग हक्सियाओ एक पल के लिए हिचकिचाया, अनिच्छुक था, लेकिन अंततः धीमी गति से मो हुआ का पीछा किया। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि हम ताइक्सू गेट पर राक्षस जानवरों का शिकार कैसे करते हैं, मो हुआ ने चलते हुए बताया। प्रारंभ में उनकी योजना थी कि इस प्रक्रिया में लिंग हक्सियाओ का मार्गदर्शन कोई और करे, लेकिन लिंग हक्सियाओ अशिंगवॉर्ड संप्रदाय से एक तलवार दाव जीनियस होने के नाते मो हुआ को पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। उसने फैसला किया कि उसे व्यक्तिगत रूप से सम्मान प्रदर्शित करना सिखाना बेहतर होगा। आखिरकार यद्यपि उसके दिन संतोषजनक थे, फिर भी वे कुछ हद तक नीरस भी थे। ये दोस्त बनाने और लिंग हक्सियाओ के साथ कुछ समय बिताने का एक अच्छा अवसर था। ताइक्सू गेट की राक्षस शिकार प्रक्रियाएं बार बार अध्ययन, शिष्यों के बीच अभ्यास और व्यावहारिक स्थितियों के आधार पर अनुकूलन के बाद परिष्कृत होकर अविश्वसनीय रूप से स्थिर और कुशल बन गई थी। इस बार लक्ष्य कुई वुडवुल्फ था। मो हुआ ने उसके मार्ग की पहचान की, जाल बिछाया, संरचना बनाई और फिर लिंग हक्सियाओ को एक बड़े पत्थर के पीछे छिपा दिया। कुई वुडवुल्फ ने फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया, जो घातक बल के साथ फट गया। आग की लपटें उठने लगी, धुआं उठने लगा। विस्फोट से कुई वुडवुल्फ गंभीर रूप से घायल हो गया। काट दो इसे, मो हुआ ने आदेश दिया। लिंग हक्सियाओ ने अपनी तलवार खींची और एक चमकदार तेज तलवार क्यूई चांदनी की तरह झिलमिलाती हुई हवा को चीरती हुई घायल कुई वुडवुल्फ पर जा गिरी। कुई वुडवुल्फ की तुरंत मृत्यु हो गई। राक्षस शिकार खत्म हो गया था। लिंग हक्सियाओ दंग रह गया। पूरी प्रक्रिया में 2 घंटे से भी कम समय लगा। अधिकांश समय राक्षस जानवर का पीछा करने, उसका पीछा करने, जाल बिछाने और संरचना बनाने में व्यतीत हुआ था। वास्तविक युद्ध केवल तब तक चला जब फॉर्मेशन सक्रिय हुआ। उसकी तलवार के प्रहार से लेकर राक्षस जानवर के मर जाने तक 30 मिनट से अधिक नहीं। बस इसी तरह सरल और सीधे तरीके से एक द्वितीय श्रेणी प्राथमिक श्रेणी के राक्षस जानवर का शिकार किया गया। यह इतना सरल था कि उन्हें लगा कि एक मूर्ख भी चरण दर चरण प्रक्रियाओं का पालन कर सकता है और वही परिणाम प्राप्त कर सकता है। क्या ताइक्सू गेट ने हमेशा इसी तरह राक्षस जानवरों का शिकार किया था? कौन सा राक्षस जानवर ऐसे तरीकों का सामना कर सकता है? लिंग हक्सियाओ को लगा कि उसकी धारणा पूरी तरह से पलट गई है। मो हुआ ने आसमान की तरफ देखा। अभी भी समय है, हम एक और शिकार कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस लौट सकते हैं। उसी विधि का उपयोग करते हुए मो हुआ की सुनियोजित राक्षस शिकार व्यवस्था और लिंग हक्सियाओ के शक्तिशाली तलवार क्यू हमले के तहत एक और राक्षस जानवर आसानी से गिर गया। उन्होंने सामग्री को अलग कर लिया और उसे बेचने के लिए माउंटेन गेट पर ले गए। 2 राक्षस जानवर। संरचना की लागत घटाने के बाद बाकी राशि बराबर बराबर बांट दी जाएगी, प्रति व्यक्ति 800 मेरिट पॉइंट्स। मो हुआ ने लिंग हक्सियाओ को 800 मेरिट पॉइंट्स देते हुए कहा। लिंग हक्सियाओ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। ऐसे ही आधे दिन से कुछ अधिक समय में जंगल में घूमते हुए अपनी तलवार को 2 या 3 बार घुमाते हुए उसने 800 मेरिट अंक अर्जित कर लिए थे। इससे उसे अपने पिछले एकांत शिकारों की याद आ गई। पहाड़ों की गहराई में वह लगातार सतर्क रहता था, अपनी तलवार हृदय की शक्ति को पूरी तरह से झोंक देता था, राक्षस जानवरों से मौत के घाट उतार देता था, सेवक गोल्ड सैक्ट के खिलाफ साजिश रचता था, अक्सर एक राक्षस जानवर को मारने और लगभग 1000 मेरिट पॉइंट्स कमाने में कई दिन या 2-3 महीने भी खर्च कर देता था। अब उसे खुद को मूर्ख जैसा महसूस हो रहा था। वापस आते समय लिंग हक्सियाओ ने इस पर काफी देर तक विचार किया और अंततः उदासीनता से बोला, इस तरह का राक्षस शिकार अच्छा नहीं है। मैं अगली बार इसमें हिस्सा नहीं लूंगा। मो हुआ ने उलझन में पूछा, इसमें क्या गड़बड़ है?
क्या ये तेज नहीं है? लिंग हक्सियाओ ने अपना सिर हिलाया। ये बहुत अवसरवादी है। ये तलवार दाव को परिष्कृत करने के लिए अनुकूल नहीं है। ये तलवार हृदय को भी सुन्न कर सकता है, जिससे लापरवाही और आलस्य पैदा हो सकता है। इसके अलावा पहले से घात और संरचनाओं पर भरोसा करना कुछ हद तक अपमानजनक है। मेरे तलवार दाव के विरुद्ध है और इससे मैं दुर्जय शत्रुओं का सामना करने का साहस खो दूंगा। मो हुआ कुछ देर के लिए ठिठक गया, फिर आह भरते हुए बोला, एक दिन तुम मूर्खता से मर जाओगे। लिंग हक्सियाओ स्तब्ध रह गया, फिर उसने थोड़ा गुस्सा दिखाया और ठंडे स्वर में कहा, तुम बेवकूफ हो। तुम्हें पता ही क्या है? तुम तलवार की तकनीक भी नहीं सीखते, न ही तलवार हृदय स्पष्टता की प्रतिभा रखते हो। तुम तलवार दाव की खोज को कैसे समझ सकते हो? स्वॉर्ड हॉट क्लैरिटी क्या है? मो हुआ ने उत्सुकता से पूछा। लिंग हक्सियाओ का चेहरा काला पड़ गया, उसने अपना सिर ऊपर की ओर झुका लिया। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम नहीं समझोगे। ओह! मो हुआ ने लिंग हक्सियाओ की ओर देखा, एक पल के लिए सोचा और फिर पूछा, क्या आप अपने पूरे जीवन के लिए संप्रदाय में रहने की योजना बना रहे हैं? लिंग हक्सियाओ को ये समझ में नहीं आया कि मो हुआ ने ऐसा क्यों पूछा, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मो हुआ ने गंभीरता से कहा, तो क्या आप जानते हैं कि संप्रदाय के बाहर साधक कैसे व्यवहार करते हैं? क्या आप जानते हैं कि पाप साधक, दुष्ट साधक और राक्षस साधक दूसरों को मारने के लिए कौन सी विधियां अपनाते हैं, ताकि उनकी पूर्ति हो सके, आत्मा या रक्त सोख सकें या दुष्ट कौशल विकसित कर सकें? मो हुआ के सवाल के बाद लिंग हक्सियाओ एक पल के लिए चुप हो गया। हालांकि उसने कुछ इनामी मिशनों पर काम किया था, लेकिन वह ज्यादा बार बाहर नहीं गया था। उसने शायद ही कभी किसी असली जघन्य दुष्ट दानव साधक का सामना किया था। मो हुआ ने व्यंग्य करते हुए कहा, वे दुष्ट दानव साधक अगर तुम्हें मारना चाहते हैं तो वे अपने पास मौजूद हर हथकंडा अपनाएंगे, चाहे वह घिनौना हो या बेशर्मी का। क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें इसकी परवाह होगी? यदि आप उनके द्वारा मारे जाते हैं तो आपका शरीर विघटित हो जाता है, आपका खून गठन चित्रों में बदल जाता है, आपका मांस राक्षसों को खिला दिया जाता है, आपका तथाकथित तलवार दिल एक औषधीय उत्प्रेरक के रूप में निकाला जाता है और एक बुराई की गोली में परिष्कृत किया जाता है। उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि आपकी दिव्य आत्मा भी निगल ली जा सकती है। उस समय क्या आप उनसे तर्क करेंगे? क्या आप उन पर जीत में बेईमानी करने का आरोप लगाएंगे? इसकी परवाह कौन करेगा? मो हुआ के शब्द ठंडे और गंभीर थे। लिंग हक्सियाओ का चेहरा पीला पड़ गया। एक क्षण बाद उसने मो हुआ की ओर देखा, जो उससे छोटी लग रही थी, मासूम बच्चों जैसी चाल ढाल वाली, लेकिन असामान्य रूप से गहरी आंखों वाली, और भौहें चढ़ाते हुए उसने पूछा, ये चीजें तुम्हें इनके बारे में कैसे पता? दानव साधक शरीरों को टुकड़े टुकड़े करते हैं, रक्त को निर्माण स्याही के रूप में, मांस को दानव राक्षसों को खिलाते हैं, हृदय और नसों को गोलियों में परिष्कृत करते हैं, दिव्य आत्माओं को जीवित खाते हैं। ऐसे खूनी मामले एक ईमानदार संप्रदाय के अनुयायी मो हुआ उन्हें इतनी स्पष्टता से कैसे जानते हैं? क्योंकि मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा था। मो हुआ ने चुपचाप अपने आप से सोचा। लेकिन ऐसी बातें खुलकर कहने लायक नहीं थीं। यदि यह बात फैल गई तो इससे उनके संप्रदाय के अन्य अनुयायियों के बीच उनकी भोली और मासूम छवि नष्ट हो जाएगी। ये बात मुझे गू नाम के एक चाचा ने बताई, जो ताओवादी दरबार में एक दरबारी अधिकारी के रूप में काम करते हैं और वर्षों से पाप साधकों को पकड़ने और दुष्ट राक्षसों से निपटने में विशेषज्ञता रखते हैं। मो हुआ ने एक बार फिर अपना रास्ता बनाने के लिए अंकल गू का नाम उछाला। लिंग हक्सियाओ ने जब देखा कि वह इतनी दृढ़ता और विस्तार से बात कर रहा था, तो स्वाभाविक रूप से उसने उस पर विश्वास कर लिया। तो मो हुआ ने अब गंभीर होते हुए कहा, लोग अक्सर कहते हैं कि ताओ साधना विश्वासघाती है, लेकिन हम संप्रदाय के शिष्य वास्तव में यह नहीं समझते कि सच्चा विश्वासघात क्या है। ये वास्तविक खतरे कहीं अधिक बेशर्म, घृणित, दुर्भावनापूर्ण, कपटी और पूरी तरह से रोके जा सकने वाले हो सकते हैं। यदि आप अपमानजनक विजय को स्वीकार करने जैसे भोले विचारों को पकड़े रहेंगे, तो जब आप वास्तव में साधना की दुनिया में कदम रखेंगे तो आपको महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी आत्मा की तलवार टूट जाए, आपका तलवार हृदय प्रदूषित हो जाए, तलवार दांव में आपकी नींव पूरी तरह से नष्ट हो जाए, और यहाँ तक कि आपकी अपनी जान भी चली जाए। तलवार दांव नींव पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जब तलवार दांव से संबंधित मामले की बात आई तो लिंग हक्सियाओ ने गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई। मो हुआ ने आगे कहा, इस प्रकार यदि आप लंबे समय तक जीना चाहते हैं, दीर्घायु के महान दांव की तलाश करना चाहते हैं,
और तलवार दांव के सच्चे शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको अपने आदर्शों की निरर्थक दृढ़ता को त्यागना होगा। आपको अपनी तलवारबाजी की तकनीक सुधारने के लिए हर संभव उपाय अपनाना चाहिए, भले ही इसके लिए आपको बिना किसी हिचकिचाहट के बाहरी सहायता पर निर्भर रहना पड़े। केवल जीवित रहकर और लगातार मजबूत होकर ही आप अंततः तलवार दांव के अंत तक पहुंच सकते हैं। मुहुआ, जो तलवार दांव के बारे में कुछ नहीं जानता था, वह संरचनाओं की अपनी समझ के आधार पर केवल बकवास कर रहा था। लेकिन सभी महान दांव अंततः एक ही स्थान पर आते हैं, इसलिए यह बात बहुत अधिक गलत नहीं है। वास्तव में लिंग हक्सियाओ की अभिव्यक्ति बदल गई, जिससे पता चला कि वह गहराई से चिंतन कर रहा था। लिंग हक्सियाओ को हिचकिचाते देख मुहुआ ने अंततः हल्के स्वर में आग्रह किया, आपको इन निचले स्तर के राक्षस जानवरों को मारकर कुछ योग्यता अंक अर्जित करके और अपनी ताकत को उन्नत करके शुरुआत करनी चाहिए। बाद में जब हमारे पास समय होगा, हम और लोगों को एक टीम बनाकर ढूंढेंगे और साथ मिलकर द्वितीय श्रेणी के, मध्य स्तर के या यहां तक कि उच्च श्रेणी के राक्षस जानवरों का शिकार करेंगे। जीवन और मृत्यु की कगार पर खड़े शक्तिशाली राक्षसों से लड़ते हुए, भारी दबाव को सहन करते हुए, आप वास्तव में अपने तलवार हृदय को संयमित कर सकते हैं और अपनी तलवारबाजी को निखार सकते हैं। लिंग हक्सियाओ उत्साह से कांप उठा। दूसरे दर्जे के मध्य स्तर का शिकार या यहां तक कि उच्च श्रेणी के राक्षस जानवरों का शिकार। लिंग हक्सियाओ की आंखें तुरंत चमक उठी, उसका शरीर तीव्र युद्ध की भावना से भर गया और उसने तुरंत सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं राक्षसों के शिकार में तुम्हारे साथ शामिल होऊंगा। मुहुआ ने मन ही मन आह भरी। लिंग हक्सियाओ जैसे एकनिष्ठ तलवार साधक को धोखा देना बहुत आसान है। जैसे ही वह मध्यम और उच्च श्रेणी के राक्षसों के शिकार के बारे में सुनता है, वह स्टेरॉइड पर मुर्गे की तरह ऊर्जावान हो जाता है। हालांकि द्वितीय श्रेणी के मध्य स्तर के राक्षस जानवर प्राथमिक स्तर के जानवरों की तुलना में एक स्तर अधिक शक्तिशाली होते हैं, उनकी रक्त क्यूई और राक्षसी शक्ति अधिक शक्तिशाली होती है और उन्हें मारना काफी परेशानी भरा होगा। उच्च पदस्थ लोग तो और भी बदतर हैं, न केवल परेशानी पैदा करने वाले बल्कि पूरी तरह खतरनाक भी। फिर भी जब आप कोई चित्र बनाते हैं तो आप उसे हमेशा थोड़ा भव्य बनाते हैं। इसके अलावा जब चेंग मू और अन्य लोग उच्च साधना स्तर प्राप्त कर लेंगे तो उन्हें अधिक शक्तिशाली राक्षस जानवरों को मारने की कोशिश करनी होगी। तो ये पूरी तरह से एक सपना नहीं है। जहां तक ये प्रश्न है कि यह कब होगा, इसकी व्याख्या की जा सकती है। हो सकता है 1 या 2 महीने बाद, या शायद 1 या 2 साल, या फिर 2 या 3 साल बाद, ये कहना मुश्किल है। लिंग हक्सियाओ के पास निश्चित रूप से मुहुआ जितने चालाक विचार नहीं थे। उसने सोचा कि मुहुआ की बातें सचमुच सही थीं। निम्न स्तर के राक्षस जानवरों का कुशलतापूर्वक शिकार करना, शीघ्रता से योग्यता अंक अर्जित करना और तलवारबाजी में सुधार करना। फिर अपने तलवार हृदय को संयमित करने और अपनी तलवार तकनीक को निखारने के लिए अधिक भयंकर और शक्तिशाली राक्षस जानवरों को चुनौती देना। पहले तो वह उसे गलत समझता था। ऐसा प्रतीत होता है कि मुहुआ में विजय की इच्छा नहीं है, बल्कि वह सतर्क और स्थिर है तथा महान दांव की ओर एक अधिक स्थायी मार्ग की तलाश कर रही है।